नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, कल इंडिया गठबंधन की बैठक दिल्ली में होने वाली है और उससे पहले बीजेपी में ऐसी खलबली मची है कि बीजेपी के नेता एक के बाद एक धड़ाधड़ कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। साथ ही बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन तो टूट चुका है। दरअसल बीजेपी को उम्मीद नहीं थी कि इंडिया गठबंधन ऐसे वक्त में बैठक कर लेगी जब बीजेपी अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। पेपर लीक और बेरोजगारी पर छात्रों का गुस्सा तो कल देश ने देखा ही, ऊपर से आज घरेलू गैस की कीमतें बढ़ा दी हैं। 29 रुपए फिर से कीमत बढ़ गई एलपीजी की। सुबह सुबह झटका लगा होगा आपको, चाहे आप दिल्ली में रहते हो या मुंबई में, कलकत्ता में, बेंगलुरु में, चेन्नई में या फिर पटना में, लखनऊ में या और भी उससे भी छोटे छोटे जिलों में, अपने अपने राज्य के जिलों में, गांव में भी कीमतें बढ़ी जा रही हैं। तो आम आदमी की तकलीफ और बीजेपी से नाराजगी दोनों और बढ़ गए हैं, ये समझ लीजिए। और बीजेपी को उम्मीद रही होगी कि कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन से कम कांग्रेस की तरफ से लोगों का ध्यान हटेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब बीजेपी रिवर्स साइकोलॉजी वाली चाल चल रही है। रिवर्स साइकोलॉजी आप समझते होंगे, यानी इंडिया गठबंधन में यह बात भरने की कोशिश की जा रही है कि वो बिखरा हुआ है और उसमें दम नहीं रहा। हालांकि कल की बैठक के लिए कम से कम 23 दलों ने आने की सहमति दे दी है। तो बीजेपी की चाल यही फेल हो रही है, दिख रही है। कल की बैठक के बारे में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने क्या कुछ लिखा है, सोशल मीडिया के जरिए जो जानकारी दी है आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, यहां जयराम रमेश लिख रहे हैं कि 23 राजनीतिक दलों ने सोमवार 8 जून 2026 को दोपहर 12 बजे नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में भाग लेने की पुष्टि की है। कुछ दलों ने अपने अपने कारणों से इस विशेष बैठक में शामिल होने में असमर्थता जताई है। हालांकि बैठक में शामिल नहीं होने वाले दलों ने मोदी सरकार की उन नीतियों और कार्रवाइयों का कड़ा विरोध जाहिर किया है जो लाखों भारतीयों से उनका वोट देने का अधिकार छीन रही है, रोज संविधान पर हमला कर रही है, जांच एजेंसियों के जरिए विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है, करोड़ों भारतीयों की रोजी रोटी को गंभीर नुकसान पहुंचा रही है। जयराम रमेश ने यह भी कहा है कि भारत की तरह इंडिया गठबंधन अपनी विविधता के साथ एकजुट होकर खड़ा है, यानी विविधता में एकता की जो बात कही जाती है उसे यहां चरितार्थ करता हुआ इंडिया गठबंधन नजर आता है। ये बात यहां कही जा रही है। तो इंडिया की एकजुटता बनी हुई है, ये कांग्रेस ने बता दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बताया है कि इंडिया 2 साल पहले ही खत्म हो गया था। चलिए जरा आपके सामने एक के बाद एक उन तमाम बीजेपी नेताओं के आज बयान आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसके जरिए हम जो लिख रहे हैं कि इंडिया की बैठक से पहले बौखलाई बीजेपी, बौखलाई के इसलिए क्योंकि जो बीजेपी के चाहने वाले जो साथी इस कार्यक्रम को देखते हैं उनमें भी बौखलाहट हो जाती है कि क्या लिख दिया। अब आपके सामने उस बौखलाहट की परतें खोलने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला बयान सुनिए, यहां डिप्टी सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश केशव प्रसाद मौर्य, सुनिए। पहले गठबंधन टूटने की कगार पे है, क्या कहेंगे? वो तो 2024 में ही टूट चुका है, बिखर चुका है। देश की जनता 2029 के लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रही है। ये श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरह से विफल रहा है। केवल नकारात्मक बयानबाजी करके, देश को नुकसान पहुंचाने वाली भाषा बोल करके देश की जनता का कोप झेलने की इनकी स्थिति है। इसलिए जब 2029 के लोकसभा चुनाव होंगे तो विपक्ष में देश में कांग्रेस नहीं रहेगी, उत्तर प्रदेश में सपा नहीं रहेगी। तो विपक्ष में देश में न कांग्रेस रहेगी, न उत्तर प्रदेश में सपा रहेगी। अब केशव प्रसाद मौर्य जी ही बताएं कि जो अलायंस, जो गठबंधन 2 साल पहले अगर खत्म हुआ है तो अब वो उसके बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं। और तीसरे विकल्प की बात कहकर भी उन्होंने बता दिया कि लोगों को बीजेपी के विकल्प की तलाश बनी हुई है। इसी तरह पंकज चौधरी डीएमके और कांग्रेस गठबंधन टूटने पर बयान दे रहे हैं। पंकज चौधरी को भी सुनिए जरा। बैठक होने वाली है, क्या लगता है इस इंडिया ब्लॉक की बैठक जो हो रही है, विपक्ष एकजुट हो रहा है एनडीए के खिलाफ? आप अगर देखो तो 40 साल से ज्यादा पुरानी अलायंस डीएमके के साथ कांग्रेस की रही है और जिस प्रकार से डीएमके के साथ धोखा हुआ है,
कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया है। ये कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के लिए खंड खंड हो जाने वाले लोग हैं, कोई अलायंस बचने वाली नहीं। लेकिन जो ब्लॉक की बैठक जिस तरह से सारे संगठन कह रहे हैं कि एकजुट होंगे एनडीए के खिलाफ, बैठक के पहले ही आप देखो डीएमके अलग हुई है, जेएमएम भी अलग होने जा रही है। वो कहा गया है ना कि दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरे कोई उधर गिरे। अभी आप देखते जाओ। तो दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, अब देखते जाओ, कह रहे हैं पंकज चौधरी, बीजेपी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। अभी आपने सुन लिया। आपको बताऊं कि इससे पहले बिहार में मंत्री संतोष सुमन, जी हां, संतोष सुमन साहब जो हैं, उन्होंने दावा किया है कि इंडी गठबंधन नाम की कोई चीज ही नहीं थी। यह गठबंधन सिर्फ अपने स्वार्थ और चुनाव के लिए हुआ था। इंडिया के सारे दल जल्द ही एनडीए में आ जाएंगे, ये कह रहे हैं यहां पर संतोष सुमन साहब, मंत्री हैं बिहार में। इसके बाद एक और मंत्री दिलीप जायसवाल साहब को आप जानते हैं, पहले बिहार में बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, अब मंत्री हैं। ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में जब तक राहुल गांधी रहेंगे तब तक कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए विपक्ष के नेताओं को सोचने का वक्त आ गया है कि राहुल गांधी के साथ रहना है या अपने नाव को बचाना है। ये कह रहे हैं यहां दिलीप जायसवाल साहब कि राहुल गांधी के साथ रहना है या अपने नाव को बचाना है। ये कह रहे हैं दिलीप जायसवाल साहब। वहीं बीजेपी, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं संजय सरावगी साहब, जानते हैं आप। संजय सरावगी इंडिया को स्वार्थ का गठबंधन बता रहे हैं, इंडिया को स्वार्थ का गठबंधन कह रहे हैं साहब संजय सरावगी साहब। और तो और इसके अलावा आगे बढ़ जाते हैं और थोड़ा आम आदमी पार्टी की तरफ आते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती को तो आप जानते होंगे। सोमनाथ भारती कभी बहुत सुर्खियों में रहा करते थे, आजकल पता नहीं कहां गायब है, लेकिन आज उनका बयान आया है सामने तो रखना जरूरी था। सोमनाथ भारती ने कहा है कि इंडिया के बारे में, इंडिया के बाकी दलों को आगाह किया है कि कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिले हुए हैं और चाहते हैं कि बारी बारी से उनकी ही सत्ता बनती रहे। भारती ने यह भी कहा है कि इन लोगों ने क्षेत्रीय दलों को कमजोर किया है, इन लोगों ने क्षेत्रीय दलों को कमजोर किया है। अरे भाई भारती साहब, आपका दल तो राष्ट्रीय दल है, फिर क्यों आप परेशान हो रहे हैं? बीजेपी और आम आदमी पार्टी के ये हमले बता रहे हैं दोस्तों कि इंडिया गठबंधन से इन्हें कितना डर लगता है। हालांकि जनता समझदार है और वो जानती है कि सारे लोग एक ही साथ, एक ही वक्त में इंडिया गठबंधन की बुराई करने लगें और कांग्रेस को कोसने लगें तो ये सब बाकायदा नैरेटिव सेट करने के लिए तैयार की गई स्क्रिप्ट है। इतने दिनों से तो इंडिया गठबंधन पर कोई बात नहीं हो रही थी, जबकि संसद में जब भी सरकार के किसी फैसले का विरोध करना हुआ तो सारे विपक्षी दल एक साथ आए, चाहे संसद परिसर में नारेबाजी करना हो या सदनों के भीतर सरकार को घेरना हो। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में ही विरोध किए गए, तब भी किसी ने, इन बीजेपी के नेताओं ने कुछ नहीं कहा। तब तो बीजेपी ने यह तक नहीं कहा कि इंडिया गठबंधन खत्म हो चुका है। अब उसे यह साबित करने की जरूरत क्या इसीलिए पड़ी क्योंकि बीजेपी जानती है कि वो चारों तरफ से घिरी हुई है। नरेंद्र मोदी का ध्यान देश को ठीक से चलाने के अलावा बाकी सारी बातों पर है। अपने कपड़ों से लेकर घूमने फिरने की रील्स तक सब अच्छे से बन रही हैं। पेड़ लगाने और गर्मी में पानी पीने की सलाह देने जैसे काम भी प्रचार के नजरिए से अच्छे ही हैं, लेकिन इनसे युवाओं का गुस्सा और बेचैनी खत्म नहीं हो रही है। उनके मां बाप की चिंता बढ़ रही है कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे और कैसे कमाएंगे। महंगाई रुक नहीं रही और सरकार की बहानेबाजी खत्म नहीं हो रही है। ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन के तौर पर एक विकल्प देश के सामने आता है तो क्या इससे मोदी की कुर्सी को खतरा रहेगा? यह सवाल कल के बाद और मजबूती के साथ उठेगा। इस बीच ये तस्वीर देखिए, यह तस्वीर है अरविंद केजरीवाल की और ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच चुकी हैं और देखिए एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए उसके बाद अरविंद केजरीवाल आए ममता बनर्जी से मिलने के लिए और ये इनकी भी मुलाकात, इनकी बात बहुत देर तक चली है। ये देख लीजिए, दे रहे हैं पुष्प गुच्छ से स्वागत, गुलदस्ते से स्वागत कर रहे हैं। उसके बाद इन लोगों के बीच काफ़ी लंबी बैठक चली है। क्या फिर से इंडिया गठबंधन में आएंगे अरविंद केजरीवाल? ये भी बड़ा सवाल है। ये सवाल कल के बाद और मजबूती से और उठेगा। लेकिन आज ये जो सवाल और मजबूती की बात कर रहा हूं, ये नरेंद्र मोदी के लिए कर रहा हूं। आइए दोस्तों, आज इसी सवाल पर हम चर्चा करेंगे, इसी बात की चर्चा करेंगे कि इंडिया की बैठक से पहले आखिर बीजेपी में बौखलाहट क्यों है। यहां पर
कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, इंडिया गठबंधन 2 साल पहले चला गया, राहुल गांधी कैसे हैं, इन सब की चर्चा आज अचानक क्यों होने लगी? क्या इतनी परेशानी हो जाती है इंडिया गठबंधन की बैठक से? आज से लेकर कल तक अब लगातार इंडिया गठबंधन और उसी की चर्चा होगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी की परेशानियां बढ़ेंगी, ये तय मानिए। चलिए इसको थोड़ा और इसके तह में जाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को आप देख रहे हैं। अमलिंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, जयशंकर गुप्ता जी हैं हमारे साथ, प्रफुल्ल कोलखियान जी हैं और प्रेम कुमार जी हैं। आप सबका स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्तों साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, और जो इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं, बाद में देखने वाले हैं, उन सबका भी स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में आप सबका। सीधे सबसे पहले आना चाहता हूं स्वामी जी आपके पास ही। इंडिया गठबंधन का नाम सुनते ही बेचैनी इतनी बढ़ जाती है। अभी तक 5 बैठकें हो चुकी हैं इंडिया गठबंधन की, 5 बैठकें। घूमता हुआ आईना देखिएगा दोस्तों, उसमें उन 5 बैठकों का जिक्र है जो ऑलरेडी आज रविवार का दिन है, उसमें देखिएगा। इसलिए कुछ चीज़ें उसके लिए छोड़ रखा हूँ, वहाँ देखिए इस्तीफा इस्तीफा इस्तीफा, उस हेडिंग से आप खोज लीजिए घूमता हुआ आईना आज का, जो रविवार को मैं करता हूँ। 5 बैठकें हुई जिसमें से 1 बैठक वर्चुअल, बाकी 4 बैठकें आमने सामने हुई हैं इंडिया गठबंधन की। आखिरी बैठक 1 जून 2024 को हुई थी, 1 जून 2024, 4 जून 2024 को रिजल्ट आया था, आपको याद होगा। लेकिन उससे पहले 23 जून 2023 उस मंच पे नीतीश कुमार भी थे। पटना के उस मंच पे पहली बार विपक्षी एकता एकजुट होकर पटना में इसकी बैठक हुई थी, जिसमें नीतीश बाबू लीड रोल में नजर आए थे। उन्होंने उनकी ये पूरा का पूरा जो एफर्ट था उन्हीं का था। लेकिन अब इस बैठक से पहले संजय झा का एक बड़ा बयान आया है, आप लोगों ने सुना होगा। कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा जेडीयू के, और उनका बयान आया है कि उस समय कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी सब तैयार थे नीतीश कुमार को न सिर्फ कन्वेनर बनाने के लिए बल्कि प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाने के लिए भी तैयार थे। कांग्रेस तैयार थी, लेकिन 2 लोगों ने बाजी मार दी उसमें। पहला नाम ममता बनर्जी, दूसरा नाम अरविंद केजरीवाल। इन दोनों ने कहा, यह आधिकारिक तौर पर घूमता हुआ आईना देखिएगा आप, उसमें पता चल जाएगा। आधिकारिक तौर पर संजय झा ने कहा है, जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं, वो कह रहे हैं कि उस समय ममता बनर्जी यानी टीएमसी और आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल, इन दोनों ने भाजी मार दी। इन दोनों ने कहा कि दलित चेहरा होना चाहिए, और दलित चेहरा के नाम पर सबसे बड़ा नाम हमारे सामने है मल्लिकार्जुन खड़गे, और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आते ही यहाँ कांग्रेस किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई। क्या करें क्या ना करें, अब क्या करें, हमारा ही अध्यक्ष तो हमारा ही है। बाहरी लोग कह रहे हैं कांग्रेस तो चाहती थी नीतीश बाबू को, लेकिन यहाँ अब बात आ गई मल्लिकार्जुन खड़गे की। चेहरा भी दलित है, बिल्कुल सही है, सीनियर हैं, नीतीश बाबू से भी सीनियर हैं, 55 साल के पार्टी का अनुभव है, पॉलिटिक्स का अनुभव है, और एक ही पार्टी का अनुभव है। वो इधर उधर गया नहीं नीतीश बाबू की तरह, न इधर न उधर, इधरे रह रहे हैं, उधरे हैं ना, उधरे से इधरे आ गए ना, ये भी नहीं किए कभी। तो इसलिए यहाँ पर कांग्रेस करती तो क्या करती। आज संजय झा ये क्यों कह रहे हैं, और तब जबकि बैठक हो रही है, तब जबकि बहुत मजबूती के साथ ममता बनर्जी पहले अपने भतीजे को भेजती हैं 1 दिन पहले, और आज ममता बनर्जी खुद पहुंचती हैं कल की बैठक, और ये ममता बनर्जी के आह्वान पर ये बैठक हो रही है, ये भी आप याद रखिए। तब ये बातें क्यों आ रही हैं, आखिर ये सुगबुगाहट क्यों, इतनी बेचैनी क्यों एनडीए के दलों में। उत्तर प्रदेश के आप पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनका बयान सुन लिया। संजय सरावगी जो बिहार के अध्यक्ष हैं, उनका बयान आपने सुन लिया। डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश आपने उनका बयान सुन लिया। बिहार के 2 मंत्रियों के बयान आपने सुन लिए। तमाम बाकी दलों, आम आदमी पार्टी, सबके बयान आपने सुन लिया। कई सारे बयान हैं जो आप तक नहीं पहुंचा रहा हूं। आखिर ऐसा क्यों, ऐसी बौखलाहट क्यों है स्वामी जी, क्या है ये एक बैठक से? और हम लोगों ने, मैंने और प्रशांत जी ने बहुत नजदीक से देखा है कैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन का प्रस्फुटन हो गया था। अचानक हम लोग तो चर्चा कर रहे थे इंडिया गठबंधन की बैठक, अचानक ब्रेकिंग खबर 1 नेशन 1 इलेक्शन, क्योंकि हेडलाइन मैनेजमेंट। कल भी कुछ ऐसे ही होने वाला है क्या? कल घोषणा हो जाएगी कि अब सारे चुनाव एक साथ होंगे, छोड़ो जी, एसआईआर अपने हाथ में, डिलिमिटेशन भी अपने हाथ में। स्वामी जी
तो ये डिफ्लेक्शन टेक्निक है। डिफ्लेक्शन टेक्निक इसलिए है, वास्तविकता में आज के तारीख में इंडिया गठबंधन के आपसी संबंधों पे ये लोग चिंतित नहीं हैं। ये इस बात से चिंतित है कि जनता इतनी ज्यादा इनके अगेंस्ट हो गई है, जनता इतनी ज्यादा इनके अगेंस्ट हो गई है। यहाँ का जो इनका कोर वोटर है और जो भारतीय जनता पार्टी के पक्के सपोर्टर हैं, वो भी इस तरह से इनके विरुद्ध हो गए हैं। इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि जनता को कैसे वापस लाएं, तो ये इंडिया गठबंधन की तरफ चीजों को ले जा रहे हैं। आपने दिल्ली के अंदर देखा 12,000 मकान ओजोन के नाम पर, ये 12,000 मकानों के तोड़ने की बात कर रहे हैं जो उन्होंने खुद बसाए थे। बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं, इनके अपने कोर वोटर्स के मकान तोड़े जा रहे हैं। न केवल दिल्ली में, हरियाणा में पूरी की पूरी कॉलोनी उजाड़ी जा रही है और इनके जो मूल वोटर हैं वो इनसे विमुख होते जा रहे हैं। संजय झा ने जो बात की, देखिए ये बात बिल्कुल सीधी है, ये बिल्कुल सत्य है जो आज उन्होंने कहा है। सबसे ज्यादा खड़बंडल अगर किसी ने किया, और ये बात बिल्कुल सही है, अगर नीतीश कुमार कन्वीनर बन गए होते और प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बन गए होते तो आज 2024 के बाद प्रधानमंत्री देश के मोदी जी न होते, नीतीश कुमार ही होते। अगर सिंपल मैथमेटिक्स से भी कर लिया जाए तो मोदी जी सरकार ना बना पाते। लेकिन उसमें क्यों किया अरविंद केजरीवाल ने और क्यों किया ममता बनर्जी ने? क्योंकि उनको ये लगता था कि उनके लिए मोदी जी ज्यादा कन्वीनियंट हैं बल्कि राहुल गांधी को मजबूत करने के लिए। लेकिन देखिए ये बिल्कुल निर्विवाद सत्य है, आज के तारीख में जितने भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिल रहे हैं उसके अनुसार राहुल गांधी 2024 की तुलना में बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हैं और ये क्षेत्रीय छत्र पे बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं। बहुत सारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ मैंने बहुत सारी मीडिया डिबेट में पार्टिसिपेट किया है और ये मेरे को सही में नहीं समझ में आता, उनकी जो वक्तव्य वो देते हैं मुझे नहीं समझ में आता। जितना ज्यादा वो भारतीय जनता पार्टी पे अटैक नहीं करते उतना ज्यादा वो राहुल गांधी और कांग्रेस पे अटैक करते हैं। मुझे लगता है कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो नहीं है। तो देखिए वास्तविकता में ये लोग जो इस समय डरे हुए, और देखिए एक और तुलना, अब जो भी हुआ, मैं जैसे कल गया वहां पे जंतर मंतर में गया और मैंने वहां जाके देखा कि चाहे कुछ कॉकरोच जनता पार्टी ने किया हो न किया हो, वहां पे जो हमारे देश का विमर्श है उसको युवाओं के मुद्दे पे ले आए। अरे एक और आपने कल एक दृश्य दिखाया था, आपने डिबेट में आपने एक दृश्य दिखाया था, और वास्तविकता में देखिए हमारे देश के अंदर जो एक मजबूत आदमी होता है दिल से, उसकी बड़ी इज्जत होती है। और ये इतना मेरे को आश्चर्य हुआ, भाई देखिए कुछ भी हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, जाट हैं और जाट तो आप जानते ही हैं बड़े मजबूत माने जाते हैं, लेकिन कद काठी से नहीं लगता कि वो बड़े मजबूत। और ये भी मैंने देखा कि जब उन पे वाटर कैनन सीधे वार किया गया दीपेंद्र हुड्डा पे, और दीपेंद्र हुड्डा को बचाने के लिए लोगों ने हाथ सामने किया और दीपेंद्र हुड्डा मर्दों की तरह जमा रहा। मतलब एक जो हमारे हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के अंदर इस तरह के जो शेरदिल लोग होते हैं उनके लिए इज्जत अपने आप बढ़ जाती है। तो दीपेंद्र हुड्डा ने 1 मिनट के अंदर हमारे वेस्टर्न यूपी, राजस्थान का, पंजाब का और हरियाणा का माहौल बदल दिया है। देखिए इंडिया गठबंधन से बहुत ज्यादा चिंतित नहीं है, क्योंकि हो सकता है 2004 के तर्ज पे इलेक्शन हो या इंडिया गठबंधन बने, आई डोंट नो। लेकिन यह बात सबको माननी पड़ेगी, अखिलेश यादव को भी माननी पड़ेगी कि राहुल गांधी का कद पिछले 2-2.5 साल के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ा है और सारा का सारा सेंट्रल फोकल पॉइंट वो बन गए हैं। और जिस प्रकार से आपने डोटासरा साहब को देखा और टीकाराम जूली को देखा और जिस प्रकार से कर्नाटका के अंदर फिर वहां पे कन्फिगरेशन बना है, तेलंगाना और ये जो संजय झा का स्टेटमेंट आ रहा, इसका मतलब ये है राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है कोई बड़ा खेल होने वाला है। चंद्रबाबू नायडू ने जिस प्रकार के इंडिकेशंस दिए हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को यह समझ में आ रहा है इलेक्शन अब पास आ रहे हैं और पूरा का साउथ इंडिया जो है वो बीजेपी के अगेंस्ट हो गया है, इसीलिए इन्होंने अन्नामलाई को भारतीय जनता पार्टी से अलग कर दिया है और अन्नामलाई ने अपनी इंडिपेंडेंट पार्टी बना के, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी ये समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी अपने नाम से और अपने कर्मों से साउथ इंडिया के अंदर मजबूत नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने कहा अन्नामलाई को कि आप जाइए अलग पार्टी बनाइए और अपनी तमिल अस्मिता और बिना बैगेज ऑफ भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी खड़ी कीजिए और वहां पे टीवीके, डीएमके और एडीएमके को कमजोर कीजिए। लेकिन ये बात देखिए जो संजय झा ने बात कही है, ये टाइमिंग इसकी आप देखिएगा, और जिस प्रकार की चंद्रबाबू नायडू बात कर रहे हैं, इसका माने ये काउंटर इंडिकेशन दे रहे हैं मोदी जी को कि अगर आपने कोई ममता बनर्जी के लोगों के साथ खेला किया तो इधर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, ये सारे लोग भी आपके साथ खेला कर सकते हैं, क्योंकि ये समझ गए हैं सब लोग। देखिए जब तक
दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये जानते हैं चुनाव आयोग के माध्यम से विधानसभा में अपोजिशन को नहीं जीतने देंगे, तो एनडीए छोड़ के यूपी में जाने का तब तक मतलब नहीं होता जब तक केंद्र सरकार न गिर जाए, और जिस दिन केंद्र सरकार गिर जाएगी सारी इक्वेशंस बदल जाएंगी। इसीलिए उन्होंने इंडिकेशन दिया है, और ये इंडिकेशन इन्होंने आम आदमी पार्टी को भी दिया है और ममता बनर्जी को भी दिया है, और थोड़ा बहुत अखिलेश यादव भी थोड़ा ममता बनर्जी के ज्यादा समर्थन में खड़े हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं दैट आई डोंट नो, लेकिन कारण ये है कि ये इंडिकेशन मिल गया है कि अब आप जो हैं अगर नीतीश कुमार को देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे और नीतीश कुमार में एक अंतर यह है, जो भारतीय जनता पार्टी का कोर विनिंग पॉइंट है वो नॉर्थ इंडिया है। ये बात बिल्कुल सही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बड़े अनुभवी नेता हैं, पुराने नेता हैं, कर्मठ नेता हैं, तपस्वी नेता हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कद के नेता हैं, लेकिन वो कर्नाटका के नेता हैं और राजनीति सारी की सारी उत्तर भारत की है। तो नीतीश कुमार का जो कुर्मी बैकग्राउंड है और ओबीसी बैकग्राउंड है और उनकी जो निर्विवाद एक्सेप्टेंस है, अगर आज भी उसको स्वीकार कर लिया जाए और इलेक्शन लड़ा जाए, पूरी इक्वेशन बदल सकती है। तो संजय झा ने एक इंडिकेशन दिया है, हमारी तरफ से हम पत्ते खोलने के लिए तैयार हैं। आप लोग अपना मन कैड़ा कर लीजिए। अरविंद केजरीवाल कमजोर हो चुके हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ये मेरा पर्सनल असेसमेंट है, आप सहमत हो ना हो, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल हर तरह से इंडिया गठबंधन को उसी प्रकार से चोट पहुंचाने का प्रयास करते हैं जैसे कि ओवैसी साहब करते हैं और बहन मायावती करती हैं। जी, चलिए आगे बात हम बढ़ाते हैं। जरा प्रशांत जी आपके पास आता हूं, और इंडिया गठबंधन कल की बैठक और बहुत कुछ रख चुका हूं ताबड़तोड़, और ये नया कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक गैप के बाद, एक अंतराल के बाद, 2 साल बाद, जून का महीना 2024 और ये जून का महीना 2026, यानी 2 साल बीतने के बाद इंडिया गठबंधन की फिर से बैठक होने जा रही है। कल बैठक है, इसलिए बहुत सारी चीजें याद आ रही हैं, नजदीक से सब कुछ देखा है, एक एक बैठक को हम लोगों ने कवर किया है, इसलिए और ऐसे में अब फिर से जैसे ही इंडिया का नाम आता है वैसे ही बौखलाहट क्यों सामने आ जाती है? उत्तर प्रदेश के नेता खासकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि अब अगला जो बेहतर बड़ा चुनाव है उत्तर प्रदेश में है, और इंडिया गठबंधन लोकसभा के लिए अलायंस है, लेकिन वहाँ पे अलग अलग राज्यों में अलग अलग अलायंस कांग्रेस के साथ है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का है, और लोकसभा में हम उनका असर देख चुके हैं। देखिए, इस वक्त जो बैठक हो रही है, पहली बात की बैठक इंडिया गठबंधन की एक बड़ी कामयाबी के बाद ये बैठक हो रही है, और वो बड़ी कामयाबी थी फ्लोर मैनेजमेंट की। पार्लियामेंट में, लोकसभा में जो डिलिमिटेशन के लिए संवैधानिक संशोधन था जो मोदी जी लाना चाहते थे अगले 15-20 साल के लिए सत्ता में बने रहने के लिए, वो गिर गया, और वो इंडिया गठबंधन की यूनिटी की वजह से गिर गया। बड़ी कोशिशें हुई, लेकिन वहाँ पे इंडिया गठबंधन का फ्लोर का जो मैनेजमेंट था वो कामयाब रहा, और उसके बाद ये हो रहा है। अब ये बैठक में उस वक्त हो रही है कि जब नरेंद्र मोदी पॉलिटिकली सबसे कमज़ोर या सबसे चुनौतीपूर्ण दौर में है, आर्थिक स्थिति नहीं ठीक है। कल हमने देखा कि पहली बार मिडिल क्लास जो है सड़कों पे आया, जो कि बीजेपी का, जिसको कहें कि अब तक का सबसे मजबूत किला है, वो मिडिल क्लास आया। और मिडिल क्लास इसलिए आया कि मिडिल क्लास की पहली बार मिडिल क्लास को महसूस हुआ कि उसके सपने टूट रहे हैं, उसके बच्चों का भविष्य अब सुरक्षित मोदी जी के कार्यकाल में नहीं है। ये एक के बाद एक, आप खुद वहाँ घंटों थे, और मैंने तमाम सारे वीडियोस वहाँ के लोगों के देखे, और इसे समझ में आ रहा है कि मिडिल क्लास अब जो है उनका मोह भंग हो गया। ये मिडिल क्लास नोटबंदी में साथ में रहा, वो कोरोना में साथ में रहा, जब उसको गैस नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली, पेट्रोल के दाम पे साथ में रहा, महंगाई में रहा, बेरोजगारी में रहा। अब जब उसके बच्चों के भविष्य की बात आ गई तो मिडिल क्लास अब बीजेपी से या मोदी जी से मोह भंग उसका हो रहा है, और कल उसका सबूत जो है वो जंतर मंतर में देखने को मिल गया। तो इकॉनमी हम देख रहे हैं स्थिति क्या है, 5वीं से 4थी इकॉनमी से 6ठी इकॉनमी हम आ चुके हैं, और जो 5 ट्रिलियन की बात सब लोगों ने सुनी होगी, 5 ट्रिलियन अब 2029 में भी हो पाए बड़ी बात होगी, तमाम अर्थशास्त्री कह रहे हैं।
ये तमाम वो लोग कह रहे हैं कि जो मोदी सरकार में इनके इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके थे वो कह रहे हैं। तो आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण है। विदेश नीति हमने देख ली। अगर ये देश पेट्रोल डीजल या क्रूड ऑयल या गैस की इसके 29 रुपए कल रात बढ़ा दिए गए, इसकी किल्लत देख रहा है तो वो गलत फॉरेन पॉलिसी की वजह से देख रहा है। हमने दशकों पुराने अपने दोस्तों से ट्रंप के दबाव में नाता तोड़ा है। और ट्रंप का दबाव क्यों है? राहुल गांधी का भी एक वीडियो आया था, हम सब ने देखा है। वो कह रहे 1 साल के अंदर मोदी चले जाएंगे। वो ट्रंप का दबाव क्या है? बहुत सारी बातें अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है। लोग तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं, मैं उन सबको यहाँ रखना नहीं चाहता हूँ भी, लेकिन ये कि ट्रंप का दबाव का बहुत सारे बातें पब्लिक डोमेन में हैं, जिसका बैकग्राउंड था कि राहुल गांधी ने ये बयान दिया बड़ा साफ साफ कि उनको लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, सरकार के अंदर के लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, चुनाव आयोग से फ़ोन आ रहे हैं। तो ये इस बैकग्राउंड में जो है वो बैठक हो रही है, तो ये बड़ा अहम है। दूसरी बात ये कि ममता बनर्जी चुनाव में उनके साथ क्या हुआ, उनकी पार्टी टूट चुकी है, उनकी पार्टी के अंदर विधायक दल टूट चुका है, पार्लियामेंट्री पार्टी के ऊपर खतरा है, उनको एक रखने की चुनौती है। इस बीच वो ये इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही, तो ममता बनर्जी इसलिए बड़ा कीन है। और हम सब जानते हैं, हम लोग बेंगलोर में थे जब ममता बनर्जी ने ही ये नाम सुझाया था इंडिया गठबंधन, और ममता बनर्जी ने ही वहाँ पे बड़ा माइक पकड़ के कहा था कि माय डियर राहुल गांधी, माय फेवरेट राहुल गांधी। उसके बाद ममता बनर्जी थोड़ा इधर उधर गई, लेकिन अब ममता बनर्जी को समझ में आया। एक तो इंडिया गठबंधन में जो पार्टियां, चाहे वो शिवसेना है, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस अब या आरजेडी, ये सब चुनाव आयोग के भुक्तभोगी हैं। इनकी पार्टियां टूटी हैं, इनको चुनाव हराए गए हैं SIR करके। तो इसलिए इंडिया गठबंधन की बॉन्डिंग जो है इस वक्त सबसे स्ट्रांग होगी। अब दूसरा बात एनडीए की भी कर ले राजीव जी। एनडीए में कहाँ, एनडीए कहाँ है? चंद्रबाबू नायडू डिलिमिटेशन का बिल का समर्थन करके अगला चुनाव जब भी होगा वहाँ मुश्किल में आएंगे। नीतीश जी की पार्टी को खत्म करने की पूरी कोशिश है, उनसे मुख्यमंत्री पद ले लिया गया है। इसी दबाव में देखिए जेडीयू का बयान आया है, उनको मालूम है कि क्या हो रहा है। इसके पहले कि अगला चुनाव आए जेडीयू कोई बड़ा फैसला कर सकती है। नीतीश कुमार जी खुश नहीं होंगे राज्यसभा में आके, भले उन्होंने कह दिया कि मेरी इच्छा है राज्यसभा में जाने की, तो मुख्यमंत्री पद उनसे ले लिया गया है। तो इन सब चुनौतियों के बीच में इंडिया गठबंधन की जो बैठक हो रही है वो बड़ी क्रूशियल है, और ये 2029 के चुनाव का रोड मैप यहाँ से बनना चाहिए। हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि ये 6 महीने जो बचे हुए हैं, इस 6 महीने में ही 2029 के चुनाव का एक नैरेटिव, एक प्लेटफॉर्म, एक विमर्श तय हो जाएगा। मेरे ख्याल से उसकी अच्छी शुरुआत कल हो रही है। जी राजीव जी बिल्कुल एक अच्छी शुरुआत, एक लंबे गैप के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद एक अच्छी शुरुआत यहां मानी जा सकती है। प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रेम कुमार जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं इंडिया गठबंधन की इस शुरुआत को आप कैसे देखते हैं, और एक गैप के बाद 2 साल बाद, लेकिन इसमें बौखलाहट बीजेपी को इतनी क्यों हो जाती है? क्या यहाँ इंडिया गठबंधन की कुछ मजबूती दिखाई देती है? 240 पर पिछली बार अटक गए थे। ये अटके लटके भटके शब्द उन्हीं का है, नरेंद्र मोदी का है, बस उन्हीं से उधार लेके बोल रहा हूँ। शुक्रिया राजीव जी। एक बात तो हमें मान लेनी चाहिए कि इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए के समांतर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बीजेपी और एनडीए को चुनौती देने के लिए खड़ा गठबंधन है। और ये बैठक जो 2 साल बाद हो रही है, इसको भी इस रूप में मानना चाहिए कि चुनाव आ गया है। राहुल गांधी ने 1 साल के भीतर प्रधानमंत्री के हटने बदलने, सरकार गिरने की बात कही है,
और वो मध्यावधि चुनाव की तैयारी के तौर पर मैं इंडिया गठबंधन की इस बैठक को देखता हूं और बीजेपी भी इसी रूप में देख रही है। बीजेपी तो वेरी फर्स्ट डे से, जब से उनको 240 का मिला है, उसके बाद से ही वो मध्यावधि चुनाव मान करके ही राजनीति को देख रही है और इंडिया गठबंधन ने अभी उसको 2 साल बाद एहसास किया है। और इस बीच जो घटनाएं घटी हैं वो उसको राहुल गांधी ने इस सरकार के खिलाफ उन मुद्दों को संग्रह किया है, जमा किया है और इस वजह से एक एंटी इनकम्बेंसी बनाई है देश के स्तर पर, जो शिक्षा को लेकर के, महंगाई को लेकर के और तमाम मुद्दों को लेकर के जो एक गुस्सा है उसको राहुल गांधी ने बिल्डअप किया है। वो बिल्डअप करने का श्रेय अकेले कांग्रेस और राहुल गांधी को है। इस बीच जो इंडिया गठबंधन के घटक दल जो नेशनल पर्सपेक्टिव में अपनी समझ को हमेशा अलाइन नहीं कर पाते रहे हैं और अपनी आकांक्षा जो बढ़ाकर रखते रहे हैं, उनके सामने ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई कि वो उनको अब इंडिया गठबंधन की जरूरत महसूस होने लगी। आप ये समझिए कि इस गठबंधन की बैठक बुलाने की पहल किसने की? कांग्रेस ने की? नहीं की। राहुल गांधी ने की? नहीं की। इसकी पहल ममता बनर्जी ने की और जैसे ही इस गठबंधन की बैठक बुलाने की पहल की गई, वैसे ही एक से बढ़कर एक घटनाएं होने लगी और वो घटनाएं तृणमूल कांग्रेस को तोड़ने के रूप में होने लगी, उनके नेताओं पर हमले के रूप में होने लगी, उनके नेताओं पर जांच एजेंसियों के अचानक हमलावर तरीके से जांच शुरू करने के तौर पर होने लगी। ये इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले इंडिया गठबंधन को डराने का प्रयास जो अक्सर होता रहा है, वो उसकी पुनरावृत्ति हुई है। अब ये बात भी आपने कही कि वो जेडीयू के नेता ने जो बात कही कि इंडिया गठबंधन बनते समय किसने नीतीश कुमार को रोका और कैसे वो नहीं बन सके, तो ये इस पर 1 लाइन 2 लाइन बोलना बहुत ज़रूरी है। वो ये कि हम तो ये मानते हैं कि अच्छा हुआ कि नीतीश कुमार से देश बच गया। जो व्यक्ति सैद्धांतिक रूप से इतना लुंज पुंज है कि इंडिया गठबंधन में लीडर नहीं बनेंगे तो सीधे जाके बीजेपी के गोद में चले जाएंगे, उसको अगर इंडिया नेता मान लेता तो ये तो नैतिक पराजय हो जाती है। मोदी हारे कि बीजेपी हारे, उससे पहले आपकी हार हो जाती है अगर ऐसे सैद्धांतिक रूप से लुंज पुंज व्यक्ति को आप नेता मान लेते हैं। अब असल में राजनीति होती किस लिए है? वैकल्पिक राजनीति देने के लिए होती है ना। ये तो इनका तो कोई विकल्प ही नहीं है, इंडिया गठबंधन से हटे तो जाके एनडीए में चले गए। तो ये हम देश बच गया नीतीश कुमार से, ये मैं कहता हूँ। अरे हार जाती मोदी सरकार की, बीजेपी नहीं आती, वो अलग बात है, लेकिन आता कौन? क्या उस राजनीति का विकल्प आता? नहीं आता। तो मैं इस रूप में देखता हूँ। और आज आम आदमी पार्टी का अपना एक्सपीरियंस है, कैसे उनसे उनकी सरकार छीनी गई दिल्ली में, कैसे उनके सांसद तोड़े गए, ये उनका एक्सपीरियंस है। तृणमूल कांग्रेस के पास जो अभिजीत बनर्जी बोला करते थे कि ईवीएम में तो कोई गड़बड़ी नहीं होती है, आज उनको समझ में आ रहा है कि ईवीएम से नहीं, बहुत तरीके होते हैं चुनाव चोरी के, और चुनाव चोरी हुआ है। 177 सीट बता रहे हैं कि उनके हाथों से छीन ली गई है। तो ये जो चीज घटनाएं घटी हैं तो उनको ये चीजें समझ में आई हैं। ये आप बीती इंडिया गठबंधन के बाकी घटक दलों ने भी फील किया। उद्धव ठाकरे ने किया, शरद पवार ने किया, सबने किया, अखिलेश यादव भी इसको फील करते रहे। तो इंडिया गठबंधन आज के सारे घटक दल उस पीड़ा को झेल रहे हैं जिस पीड़ा को सबसे पहले कांग्रेस ने झेला। कांग्रेस की सरकारें एक के बाद एक छीनी गई, चुनाव चोरी से छीनी गई, और कहा जाता रहा कि राहुल गांधी का नेतृत्व कमजोर है, राहुल गांधी हार पर हार रहे हैं। और इतने हार के बावजूद बोल करके जो 2 लाइन खड़ी होती है, 2 रास्ते बनते हैं। कितने हार के बावजूद राहुल गांधी कैसे नेतृत्व में बने हुए हैं, और इतने हार के बावजूद राहुल गांधी कैसे एनडीए के लिए चुनौती बने हुए हैं। ये 2 बातें एक साथ खुलती है।
आप जिस लाइन को आप चूज करना चाहे सुविधाजनक तरीके से चूज कर सकते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि आज एनडीए की राजनीति के सामने एक मजबूत विकल्प के तौर पर इंडिया गठबंधन का नया रूप और नया स्वरूप लेकर के ये राहुल गांधी सामने है। इस हिसाब से नहीं कि जैसे पहले घटक दलों की बैठक होती थी, एक बैठक और हो गई। आंदोलन का एक आधार तैयार कर लेने के बाद आज देश बेचैन है, देश असंतोष उबल रहा है। और इसको आप याद कीजिए, मैं बोलना चाहता हूं 21 मई अभी ज्यादा दिन बीता नहीं है, राजीव गांधी जी का शहादत दिवस होता है। उस दिन राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा था, एक्स पर कहा था कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता हम बेचैन रहेंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। 21 तारीख को, 15 मई को तो कॉकरोच वर्ड की उत्पत्ति हुई थी सुप्रीम कोर्ट से। उसके बाद 3-4 दिनों में वो कॉकरोच बोल करके एक मूवमेंट बना, डिजिटल मूवमेंट बना। लेकिन इन सब मूवमेंट का आधार जो है वो राहुल गांधी तैयार कर चुके थे। उन्होंने प्रण ले लिया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम लेकर रहेंगे और इस्तीफा देना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का होगा और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होते साथ ही मोदी सरकार के उल्टी गिनती जो 10 से लेके 10, 9, 8, 7 होता है, वो वाली उल्टी गिनती, 100 वाली हम नहीं कह रहे, 10, 9, 8, 7 वाली उल्टी गिनती मोदी सरकार की शुरू हो जाएगी। ये हम देख रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक उसी का एक आकार जो है वो देने जा रही है। जी जी बिल्कुल। जयशंकर जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, पिछले घटनाक्रम को? और अभी देखिए, अभी मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे या ऐसे एजेंसीज जो हम लोग जिसको सब्सक्राइब करते हैं उन पे इतनी बाइट्स बीजेपी के नेताओं की आ रही है इंडिया गठबंधन को लेके। सब है, हर दूसरा चाहे वो सांसद है बीजेपी का, नेता है बीजेपी का, सब इंडिया गठबंधन पे बोल रहे हैं, लगे हुए हैं। चलिए, अच्छा है, प्रचार तो हो रहा है। ये कोई स्वतः स्फूर्त नहीं हो रहा है, ये सुनियोजित तरीके से हो रहा है। ये कहीं से एजेंडा सेट करके कहलवाया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल यह है कि देखिए, दो बातें बहुत साफ हुई हैं। एक तो ये कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार लगातार अपने कर्मों के कारण कमजोर होते जा रही है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस और उसके नेतृत्व में इंडिया अलायंस लगातार एक मजबूत चुनौती बनते हुए दिखाई दे रहा है। इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। कुछ छिटपुट क्षेत्रीय दल जो हैं कभी छिटक जाते हैं, कभी विधानसभा के चुनाव के हिसाब से अपना देखते हैं, वो कभी जुड़ते हैं कभी नहीं जुड़ते हैं, लेकिन वो भी राष्ट्रीय स्तर पे एनडीए या बीजेपी या आरएसएस या नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ ही रहने की बात करते हैं, और वही राजनीति वो करते भी हैं। जैसे इस बार भी, अब चूंकि पश्चिम बंगाल का विधानसभा का चुनाव हो गया है, तो ममता बनर्जी को हकीकत समझ में आ गई। तो पहले तो काफी गुब्बारे फुला रहे थे लोग कि बस ममता जी जीत के आएंगी और बस अब राष्ट्रीय राजनीति में वही विकल्प के रूप में उभरेंगी, लेकिन उनको तो इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो अपनी पार्टी को ही एकजुट रख सकें। तो चुनाव में बहुत ऐसी हार नहीं हुई है, ठीक है, 80-82 एमएलए, अगर उनके 80 एमएलए जीत के आए हैं, लोकसभा में राज्यसभा में भी उनकी अच्छी प्रेजेंस है, वो चाहते तो फाइट बैट वो लोग कर सकते हैं। लेकिन सवाल है कि जिस तरह से तोड़ फोड़ और सब कुचक्र चल रहा है, सत्ता के जो दुर्गुण पाल रखे थे इन लोगों ने, उन दुर्गुणों को की कमजोर नसों को दबा करके जो केंद्र की सत्ता है उनको तोड़ फोड़ करने जा रही है, कर रही है, लगातार लगी हुई है। तो इसलिए अब उनकी बेचैनी है कि हमको इंडिया अलायंस के साथ जुड़ करके, क्योंकि ठीक है, मजबूत पेड़ के नीचे ही आकर के ही आपको छाया मिल सकती है या आपको कुछ सहारा मिल सकता है, इस बात तो कोई दो राय नहीं है। अब रहा सवाल अरविंद केजरीवाल जी का, तो अभी उनको चूंकि दिल्ली के विधानसभा का रिजल्ट मालूम है, अब पंजाब में लेकिन विधानसभा का चुनाव है और वहाँ मुख्य प्रतिद्वंद्विता उनकी कांग्रेस के साथ ही है, क्योंकि बीजेपी तो अभी भी सारे
ताल तिकड़म करने के बावजूद तीसरी चौथी पोजीशन पे ही दिखाई देती है। तो इसलिए हो सकता है कि केजरीवाल के लोग या केजरीवाल उनकी पार्टी के लोग थोड़ा इधर उधर की बातें कर रहे होंगे, लेकिन अंततोगत्वा उनका रास्ता भी यही होगा और कहीं होगा नहीं। पंजाब ये बात हो सकता है कि इस बार उनकी सरकार न बने और कांग्रेस की सरकार बन जाए, तब फिर उनको मजबूर होकर के इधर आना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि भाई जो आम आदमी पार्टी के 7-8 MP टूट करके जा रहे हैं या उनके नेता जगह जगह पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो इसके लिए क्या कांग्रेस जिम्मेदार है क्या? भाई आपके लोग हैं ना, चूंकि आपने अपनी राजनीति को विचारधारा विहीन बनाया, आपने डिलीवरी सिस्टम पे बेस करके अपनी पार्टी को खड़ा करने की कोशिश की, तो वो काम बाकी लोग भी कर रहे हैं। तो ठीक है, आपके लोग जब तक आप सत्ता में थे, जब तक उनके लिए सुख सुविधाएं मुहैया करा पाते थे, आपके साथ रहते थे, अब नहीं करा पाएंगे तो फिर अपना भविष्य कहीं और देख रहे हैं। तो इस तरह की बातें हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इस तरह से बौखला करके बयान दे रहे हैं, इसका मतलब देखिए, उत्तर प्रदेश के नेता तो इसलिए भी दे रहे होंगे बयान कि उनको मालूम है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव एकजुट हो गए, तो उसके नतीजा लोकसभा में क्या दिखाई दिया, लोकसभा के चुनाव में क्या दिखाई दिया। भारतीय जनता पार्टी कहाँ आकर के सिमट गई, अपने गठबंधन के सहयोगी दलों को साथ लेकर के भी वो 40 का आंकड़ा भी नहीं पार कर सकी। तो ये बात उनको मालूम है कि अगर ये दोनों एकजुट हो जाएंगे, चूंकि लोकसभा का चुनाव में तो थोड़ा सा ये हो जाता है, विधानसभा की सीटें छोटी होती हैं, उसमें अगर एकजुटता ढंग से हो गई, उसी रंग की ईमानदार एकजुटता हो गई और इंडिया अलायंस ठोस बन के चुनाव लड़ा, तो फिर मुझे लगता है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की तो नहीं बन पाएगी। हालांकि सारे छल कपट तो कर ही रहे हैं, SIR के जरिए, डिलिमिटेशन के जरिए। मैं बार बार जिस बात पर इशारा करता हूँ राजीव जी, वो डिलिमिटेशन है। डिलिमिटेशन के जरिए इन्होंने जो एक बनाया हुआ है पूरे देश भर में, पहले उसका प्रयोग सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में किया था, उसी प्रयोग को उन्होंने बंगाल में और महाराष्ट्र में किया है। तो अगर उस ढंग के प्रयोग ये करेंगे, उनकी कोशिश होगी कि जो विपक्ष के वोट हैं उनको इस तरह से डिवाइड कर दिया जाए कि किसी एक क्षेत्र में ज़्यादा संगठित हो जाए, दूसरे क्षेत्र में उनका कम हो जाए, इसलिए हमारा उम्मीदवार जीत जाए। तो उनकी सुनियोजित रणनीति है, उस पर लगे हुए हैं लोग। हाँ, लेकिन सीधी सी बात है कि जिस तरह से अब कल जो कांग्रेस जनता पार्टी के नाम से हो या किसी भी नाम पे हो, देखिए जनता में और युवाओं में एक आक्रोश तो पनप रहा है और जबरदस्त आक्रोश पनप रहा है। जैसा हमारे मित्रों ने भी कहा कि युवाओं के भविष्य का सवाल है, जो कोर वोटर इनका रहा है, उसके मकान, उनकी दुकानें टूट रही हैं, उसके अपने वर्तमान का सवाल है। बेरोजगारी बढ़ रही है लगातार, महंगाई बढ़ रही है, अभी और कितनी बढ़ेगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। प्रधानमंत्री खुद ही कह रहे हैं कि भाई देश संकट में है। अब इसके बाद लेकिन संकट से निपटने की तो कोई तैयारी दिखाई नहीं दे रही है उस ढंग की। आपने इतने कर्ज ले लिए हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से इतना कर्ज ले लिया है, उस कर्ज को चुकाने के लिए आपके पास विदेशी मुद्रा का संकट हो रहा है, विदेशी मुद्रा के भंडार का संकट हो रहा है। इसलिए आप कह रहे हैं कि अरे भाई सोना मत खरीदो, अरे भाई ये मत करो, अरे भाई विदेश मत जाओ, अरे भाई ये मत करो। तो ये सारे काम कर रहे हैं, लेकिन अब सवाल है कि भाई जनता के काम तो रुकेंगे नहीं ना। युवा तो अपना रोजगार मांगेगा ना, दुकानदार तो चाहेगा ना कि हमारी रोजी रोटी चले। अगर गैस नहीं मिलेगी उसको, अगर पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, अब किसी और के फायदे के लिए, किसी के बेटे के फायदे के लिए आप 80% कर दीजिए, 85% कर दीजिए, एथेनॉल का इस्तेमाल करा लीजिए, वो एक अलग बात हो सकती है। लेकिन जो किल्लत है तो है ना किल्लत। तो अब ये सारी समस्याएं हैं और उस पर से ये जो युवाओं का आक्रोश है जो कल दिखाई दिया है, कांग्रेस जनता पार्टी क्या करेगी क्या नहीं करेगी, क्या उसके पीछे है, ये सब बात की बातें हैं। लेकिन ये सच है कि युवाओं का आक्रोश, जनता का आक्रोश सड़क पर आने लगा है, आकर के दिखने लगा है। अब इंडिया अलायंस की बैठक में जैसा अभी जयराम रमेश कर रहे हैं 23 दल आएंगे। भाई अब एनडीए के साथ कितने दल रह गए हैं? अकाली दल तो उनके साथ नहीं है, शिवसेना तो उनका एक धड़ा तो उनके साथ, जो मुख्य धड़ा था वो तो उनके साथ नहीं है, और भी कितने घटक दल उनसे छिटक करके बात। ये ममता बनर्जी खुद भी कभी उनके साथ रही, एनडीए का अलायंस का पार्टनर रही है, वो भी तो आपके साथ नहीं है। तो आप, लेकिन आप इंडिया की चिंता क्यों कर रहे हैं? आप चिंता इसलिए कर रहे हैं कि आपको चुनौती मिल रही है। हर सवाल पे राहुल गांधी आपके सामने चुनौती बनकर खड़े हुए हैं, इसलिए आपकी परेशानियां हैं। तो
इसलिए आप ठीक है अपने मन से आप करिए। अगर बहुत लगता है कि इंडिया अलायंस खत्म हो गया है, अब तो कुछ रहा नहीं है, सब बंट बिखर गया है, तो अब मस्त रहिए भाई, आप तो ऐसे चुनाव जीत जाइएगा, फिर SIR और चुनाव आयोग, ED और CBI करने की क्या जरूरत है। लेकिन बात दरअसल ये है नहीं, क्योंकि धीरे धीरे पूरा का पूरा जो इंडिया है, इंडिया कभी खत्म नहीं हो सकता है। आप इतना आसानी से इसको कैसे खत्म कर सकते हैं। विपक्ष तो रहेगा ही रहेगा, विपक्ष की राजनीति भी रहेगी और विपक्ष की चुनौतियां भी रहेंगी। आप सरकार चलाने में नाकाम हो रहे हैं, 12 साल आपने पूरे कर दिए जुमलेबाजी में और लफाजी में, तो लोग तो इसके लिए समझ रहे हैं ना, लोग तो अब आएंगे ही, सड़क पर आएंगे, अपना हिसाब मांगेंगे। अब यह है कि विपक्ष को लामबंद होकर एकजुट होकर के इस जनाक्रोश को, इस युवाक्रोश को और धार देनी होगी और उसको एक सही दिशा हो, जो गांधी की धारा है, नेहरू की धारा है, जो सत्य और अहिंसा और सिविल नाफरमानी की धारा है, उसके जरिए इनको घेरना पड़ेगा। इनको संसद से लेके सड़क तक, जो बार बार मैं इस बात को कहते रहा हूँ और आज भी यही कहूँगा कि ये थोड़ा तेज बढ़ेगा और उसके बाद तो पता नहीं, अंदर खाने तो कह रहे हैं लोग कि हो सकता है ऐसी स्थिति बन जाएगी कि मोदी जी को भी किसी तरह की एक इमरजेंसी लागू करने की जरूरत पड़ जाए, क्योंकि आर्थिक स्थिति तो नियंत्रित हो नहीं पा रही है, किसी हालत में भी नहीं हो पा रही है। तमाम लफाजियां, तमाम बयान। और राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि साहब 20 करोड़ लोग मोदी जी के राज में गरीबी रेखा के ऊपर आ गए हैं, बाहर निकल चुके हैं। अरे भाई, तो फिर 80 करोड़ लोगों को क्यों 5 किलो अनाज का मोहताज बना करके रखा है, ये तो बताना चाहिए। तो ये सारी चीजें होंगी राजीव जी, आगे बढ़ करके होगा। अब इसमें यही है कि इंडिया अलायंस मजबूत बनकर, चुनौती बनकर रहेगा और आने वाले जो राज्य के विधानसभा के चुनाव है, इसी में स्थिति साफ हो जाएगी। यूपी है, पंजाब है, मणिपुर और बाकी कई राज्यों में है, तो उसको देखते हुए इनकी घबराहट, इनकी बौखलाहट और बढ़ेगी। और देखिए, देखते हैं क्या करते हैं जी राजीव। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रफुल्ल जी, आप कैसे देखते हैं? नमस्कार। मैं देखता हूं कि राजनीति मतलब नए तरीके से फिर से रीसेट हो रही है, पॉलिटिक्स को रीसेट किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन की ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और मैच्योर बैठक है। इस बीच में काफी मैच्योरिटी और पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस आ गए हैं। एक सी चेंज यह हुआ है कि पहले यह लग रहा था इंडिया गठबंधन के घटक दलों में कि जो क्षेत्रीय दल हैं उनको मिल करके कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस बहुत कमजोर है। अब स्थिति ये हो गई है कि जो क्षेत्रीय दल, रीजनल पार्टी, जिनको मैं फेडरल कहता हूं, इनकी आकांक्षा ये है कि कांग्रेस हमें कमजोर होने से बचाए और इसलिए इंडिया गठबंधन में हम जाएं। तो एक तो ये बढ़त हासिल हो गई है कि कांग्रेस के पास जो इस समय में स्थिति है वह पिछले दौर से अधिक दृढ़ स्थिति है। इसलिए इंडिया गठबंधन अपने तरीके से कांग्रेस के इसको स्वीकार करने की स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा था कि इनका सामंजस्य टूट जाएगा, लेकिन वह सामंजस्य टूटा नहीं है। डीएमके अगर नहीं आ रहे हैं तो टीवीके आ रहे हैं और देर सवेर उनको भी ये बात समझ में आएगी। ऐसा जैसा कि जयराम रमेश जी ने कहा है कि जो नहीं आ रहे हैं वो जो इंडिया गठबंधन में रहे हैं वो नीतीश कुमार जी की तरह एनडीए की तरफ नहीं जा रहे हैं, यह तो इशारा साफ है। तो इंडिया गठबंधन की स्थिति नए सिरे से मजबूत हो रही है। अब इसमें लेकिन कांग्रेस को भी काफी अनुभव प्राप्त है और कांग्रेस को भी यह देखना जरूरी होगा, उसके लिए दिलचस्प होगा कि कई बार जो दिल्ली के चुनाव और कई जगह गुजरात के चुनाव में उनका अपना जो अनुभव है, ममता बनर्जी तो ठीक है, वो कांग्रेस से निकल करके ही गई थी और फिर उनके साथ अब क्या बातचीत हुई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की राजनीति कांग्रेस को शायद ही सूट करे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि कुछ चीजों को छोड़ना भी पड़ता है और सारी चीजें आप अगर सर्वसंग्राही हो जाएंगे तो उसमें भी राजनीति में सामंजस्य बैठाने में एक दिक्कत होती है, क्योंकि अगले साल पंजाब का चुनाव भी है और पंजाब के चुनाव में फिर वही स्थिति उत्पन्न होगी। तो और अरविंद केजरीवाल की वैसी भी मनस्थिति ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि इन लोगों की जो मीटिंग बैठक हो रही है ममता बनर्जी की और अरविंद केजरीवाल की, तो दोनों एक दूसरे को मनाने में लगे होंगे। वो चाहते होंगे उसमें न जाए, वो चाहते होंगे कि वो भी चलें, चाहती होंगी कि वो भी चलें।
इंडिया गठबंधन को मजबूत करे, लेकिन इंडिया गठबंधन इस समय में भारतीय राजनीति का एक अनिवार्य प्रसंग बन के रह गया है। 1967 के बाद फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल पार्टीज कभी इतनी कमजोर नहीं रही, उसके एस्पिरेशंस इतने निम्न स्तर पर कभी नहीं रहे, उसकी निराशा नहीं रही। हाशिए की आवाज इतनी कमजोर इसके पहले कभी नहीं रही, आज जिस ढंग से होती जा रही है। और ये जो चाह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो कांग्रेस खत्म हो जाए और तमाम जो फेडरल पार्टी, रीजनल पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी से एनेक्स्ट होकर उनके अधीनस्थ या उनका उपनिवेश बन के रहें। लेकिन कांग्रेस चाहती है कि तमाम पार्टियां अपने फेडरल एस्पिरेशंस को, अपने रीजनल एस्पिरेशंस को जिलाए रखें, भारत की विविधता को बनाए रखें और कांग्रेस के साथ एकता को, राष्ट्रीय एकता में योगदान करें। दोनों के विचारधारा में, दोनों की चीजों में अंतर है। इसलिए कल की जो मीटिंग होने जा रही है वो काफी महत्वपूर्ण होगी। संजय झा के बयान में एक तरह का प्रायश्चित भी दिख रहा है, एक तरह का उनका, जिसको ये बोलते हैं कि एक अफसोस, प्रायश्चित न भी कहें तो एक अफसोस दिख रहा है कि ऐसा हो सकता था जो नहीं हुआ, उसको पॉलिटिकली करेक्ट करने की कोई बात कह रहे हैं या कोई विभेद फिर पैदा कर रहे हैं, या तो अलग बात है देखने की। क्योंकि जेडीयू की हालत भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छी नहीं है और वो काफी दबाव और परेशान है। न सिर्फ नीतीश कुमार जी की कोई राजनीतिक गतिविधि उस ढंग से सामने नहीं आ रही है, बल्कि जेडीयू की तो लगता ही नहीं है को है, और चंद्रबाबू नायडू की भी वही स्थिति है। जिनके सहारे सरकार चल रही है वे इतने बेसहारा, असहाय क्यों हो गए, यह समझ में नहीं आ रहा। आपके सहारे से सरकार चल रही है और सरकार के सामने आप असहाय स्थिति में खड़े हो जाते हैं। तो इंडिया गठबंधन में नया उत्साह है। कांग्रेस की जो नई स्थिति है उसके साथ इसकी पहल ममता बनर्जी ने की थी, और तो ममता बनर्जी को ही राजनीति को, पश्चिम बंगाल की राजनीति को भी एकमात्र इंडिया गठबंधन ही वह बड़ी नाव और वह भरोसा है जिससे उनको लगता है कि उनकी राजनीति को फिर से वहां पर संभाल मिलेगा, एक सपोर्ट मिलेगा। और निश्चित रूप से राहुल गांधी हमेशा आगे देखते हैं, इतिहास का बर्डन लेके बहुत आगे वो नहीं चलते हैं, इसीलिए उन तमाम चीजों में एक सामंजस्य की स्थिति लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पूरा कांग्रेस को और मल्लिकार्जुन खड़गे किस ढंग से तैयार होंगे, कांग्रेस में भी ये तमाम तरह की चीजें हैं। इसीलिए मुझे ये लगता है कि मैं तो पहले भी मुझे लग रहा था कि 2026 या 2027 में ही ये मध्यावधि चुनाव की तरफ न लपक लें, क्योंकि इसके कई फिजिकल कारण है, कई वास्तविक कारण हैं जिसके कारण यह हो सकता है। तो इंडिया गठबंधन अपनी तैयारी में लगा हुआ है और ये इस बार अधिक समझदारीपूर्ण और अधिक टैक्टिकल इनके स्टेप्स होंगे, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है कल कोई अपना प्रवक्ता या कुछ ऐसा भी ये चुन ले, कुछ करें, देखा जाए कि एजेंडे में क्या होता है। ममता बनर्जी क्या चाहती हैं ये कल बताएंगी। कल उन्होंने अगर मीटिंग बुलाई थी तो अपने अनुभव को शेयर करेंगी, तो देखा जाए कांग्रेस इसको किस जी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा एक छोटा कमेंट जल्दी से अमलेंदु जी आपके पास, फिर स्वामी जी आपके पास आता हूं। अमलेंदु जी, क्या आपको लगता है कि एक ऑर्गेनाइजेशनल यहाँ पर ढांचा देने की कोशिश भी होगी? इंडिया गठबंधन एक गठबंधन है, उसके अलावा कुछ नहीं। कौन है इस गठबंधन का चेयरपर्सन, कौन है गठबंधन का कोई ऑफिस बियरर, ऑफिस है, कुछ और है, इसमें आगे की रणनीतियाँ क्या होंगी, इन सब पे कौन बात करेगा, किसी की कोई चिंता है तो उस चिंता का निवारण कौन करेगा, ये सारी चीज़ें एक संगठन में होनी चाहिए, वो यहाँ नहीं है। और इसी कारण ये बिखरा हुआ नज़र आता है और इसी कारण बीजेपी को भी मौका मिल जाता है ये कहने को कि ये तो ऑलरेडी टूटा हुआ गठबंधन है, इसमें कोई जुड़ाव रहा ही नहीं। हालांकि बीजेपी इस बात को अच्छे से जानती है कि 240 सीटों पे इसी गठबंधन ने आपको लाकर रख दिया था, पटक दिया था। लेकिन फिर भी आपको क्या दिखाई देता है? ये क्या वैसे ही जैसे पहले मिले, गुडी गुडी बैठे, चाय पिए, निकल लिए, बातचीत हुई थोड़ी, चले बहुत अच्छा, सब लोग मिल लिए, गेट टुगेदर हो गया, या कुछ और? राजीव जी, एक तो पहले जब एनडीए के संयोजक हुआ करते थे तो कभी चंद्रबाबू नायडू हुआ करते थे, कभी शरद यादव हुआ करते थे, ये मालूम पड़ता था कि भाई ये एनडीए के संयोजक है। इस समय एनडीए का संयोजक कौन है मालूम नहीं पड़ता आजकल की एनडीए का संयोजक कौन है। तो अगर टूट इंडिया गठबंधन में वहाँ कोई संयोजक नहीं है तो जहाँ संयोजक है उसका ही नाम मालूम पड़ जाए कि एनडीए का संयोजक कौन है, जो सारी चीजें संयोजित करता है। राजीव जी, जब सरकार में होते हैं तो संयोजक की फिर आवश्यकता भी नहीं होती, सारा संयोजन जो है चाह के कर लेते हैं, तो इसलिए कोई आवश्यकता नहीं होती। जब आप विपक्ष में होते हैं तब संयोजक की और इन सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। हमको याद है राजीव जी, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार होती थी तो
जॉर्ज फर्नांडीज जो थे उनकी यात्राएं जो थी वो हर हफ्ते जो थी वो बंगाल और तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश हुआ करती थी माताओं बहनों को समझाने के लिए। तो ये भी हमको मालूम है कि किस तरीके से एनडीए चला करता है। तो जो जब जब आप सरकार में भी होते हैं और इस तरीके की सरकार होती है तब कैसा संयोजन होता है वो भी देखा है हम लोगों ने, और जब आप थम्पिंग मेजोरिटी के साथ होते हैं तब कैसा संयोजन होता है वो भी हम लोगों ने देखा है। तो इसलिए अब हाँ, लेकिन ये जरूर सही बात है कि अगर एक गठबंधन है तो उसका एक फॉर्मल स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, और अगर फॉर्मल स्ट्रक्चर एक होता तो शायद जो डीएमके को लेकर के एक तनाव की स्थिति पैदा हुई है वो तनाव की स्थिति पैदा नहीं होती, क्योंकि फिर कुछ लोग जो थे वो क्राइसिस मैनेजमेंट करते। अब इस समय अगर कांग्रेस कोई क्राइसिस मैनेजमेंट करेगी तो कहा जाएगा ये तो कांग्रेस का क्राइसिस मैनेजमेंट है, इंडिया गठबंधन का क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं है। अच्छा, बाकी किसी को आवश्यकता क्या पड़ी है? अब अखिलेश यादव या ममता बनर्जी अगर सोचे कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो ठीक है भाई, करें क्राइसिस मैनेजमेंट, और अगर नहीं सोचते हैं कि प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो फिर कांग्रेस क्राइसिस मैनेजमेंट करे। तो ये इसलिए एक फॉर्मल स्ट्रक्चर की आवश्यकता है। और इससे पहले भी राजीव जी इस समय मजबूती के साथ जो कांग्रेस के साथ मतलब इंडिया गठबंधन में जो स्ट्रक्चर के तौर पे दिखाई पड़ते हैं वो बात करते हैं शिवसेना यूबीटी के लोग। संजय राउत ने पहले भी कई बार कहा कि भाई एक फॉर्मल स्ट्रक्चर जो है होना चाहिए, और चुनाव के बाद भी हमारी कोई बैठक नहीं है तो बैठक भी होनी चाहिए। तो अब चुनाव के बाद बैठक हो रही है, लेकिन अब परिस्थितियां राजीव जी ऐसी बन रही है कि अब चुनाव के बाद जो बैठक हो रही है तो उसमें अब इस पर होगी कि आगे लड़ाई कैसे हो और 2029 तक कैसे जिया जाए और 2029 में कैसे आया जाए पावर में। तो इसके लिए अब क्या तैयारी की जाए? अभी तक तो ये था कि भाई 2024 में हमने क्या सबक लिए और आगे क्या करना है तो उस पर बातचीत हो, लेकिन अब तो तैयारियां लग रही हैं कि भाई 2029 की हो रही है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक साल में जो सरकार गिर जाएगी या इमरजेंसी लगेगी तो चुनाव हम लोग 2027 में देखेंगे, तो अगर 2027 में चुनाव देखेंगे तो 2027 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां फिर होनी है, मध्यावधि चुनाव की, तो उसके लिए भी तैयारियां की जाए। तो इसके लिए एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होना जरूरी है, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी देखा राजीव जी कि जब जनता दल तैयार हुआ, उसका यूनाइटेड फ्रंट तैयार हुआ, तो उस समय भी एक फॉर्मल स्ट्रक्चर टाइप की कुछ चीज हुआ करती थी, लोग आपस में बातचीत किया करते थे। वो आपस का संवाद जो है वो इस समय दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसलिए जब राज्यों के विधानसभा के चुनाव होते हैं तो ये कह के बच के निकल जाया जाता है कि भाई इंडिया गठबंधन तो केंद्र के चुनाव के लिए था। ठीक है, केंद्र के चुनाव के लिए था, लेकिन राज्यों के चुनाव में भी जो है स्ट्रक्चर भले ही ना हो, लेकिन एक आपसी समझ जो है वो तो कम से कम बने, और एक दूसरे के ऊपर जो हमले होते हैं उस तरीके के हमले ना हो, क्योंकि फिर जाकर एक दूसरे के ऊपर हमले होने लगते हैं। तो उसकी परिणति जो है फिर वो डीएमके के साथ जो स्थिति बन रही तमिलनाडु में उसमें आकर के होती है। तो ये कि फॉर्मल स्ट्रक्चर होना जरूरी है। तो हो सकता है कि इस पर भी बातचीत हो कि फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या हो, लेकिन अब कोई ये कहे कि साहब ममता बनर्जी जो है वो संभालेंगी या अखिलेश यादव संभालेंगे या कोई और संभालेगा, तो अब ये कोई संभालने के पर्पज से आ रहा है तो वही संभालो, जिसको संभालना है उसमें हम क्या कर सकते हैं। बाकी 23 दल आ रहे हैं तो अगर आपके समर्थन में कोई 22 दल है तो संभालो, हम क्या रोक लेंगे किसी को या कोई और रोक लेगा? तो जिसको संभालना है वो संभाले। लेकिन हम लोगों की इच्छा ये है कि भाई एक फॉर्मल स्ट्रक्चर अगर बने तो आगे के कार्यक्रम भी तैयार हो जाए। पहले भी गठबंधन बने हैं तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हुआ करता था कि भाई एक हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा। इंडिया गठबंधन बना, लेकिन उसका भी कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अभी तक सामने नहीं आया। तो वही वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी हो जाए कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये होगा, इस पर हम लोग आगे चलेंगे, इस पर बातें होंगी। तो ये एक अच्छी चीजें रहेंगी। और जाहिर सी बात है राजीव जी कि मोदी जी भी अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि उनको अगर चुनौती कोई दे रहा है तो राहुल गांधी दे रहे हैं और वही देंगे। तो बाकी लोग भी अगर इस बात को समझ लेंगे जो साथ में है वो भी, तो भला होगा उनके हित में भी, और नहीं समझेंगे तो मोदी जी का भला होगा। तो अब देखना ये है कि कौन किसका भला चाहता है राजीव जी, कौन इंडिया गठबंधन का भला चाहता है और कौन मोदी जी का भला चाहता है। लेकिन राजीव जी अगर संजय झा जो हैं अगर इस समय कुछ बोल रहे हैं तो हमको उनकी बात को सिर्फ ये कहकर खारिज नहीं कर देना चाहिए कि अब जब मार पड़ी है एनडीए में तब आपके मुंह से बातें निकल रही हैं। हमको याद है राजीव जी कि इससे पहले भी एक जनता परिवार बना था और उसमें भी हुआ था कि जो थे 7-8 दल जो थे वो जनता परिवार जो थे वो सब इकट्ठा हुए और हुआ कि इनका सबका मर्जर होगा। और फिर समाजवादी पार्टी के महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव साहब ने था वो फतवा जारी कर दिया कि क्या हम अपने डेथ वारंट पे दस्तखत कर दें। और फिर नतीजा हमने देखा, अगर वो जनता परिवार बन गया होता उस समय तो आज राजीव जी देश की स्थिति क्या होती। तो ये अब इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। तो पिछली घटनाएं जो है वो इसलिए नहीं होती कि उनको दोहराया जाए या उनमें मीन में निकाला जाए। पिछली घटनाओं को याद इसलिए किया जाता है कि आगे आने वाले समय में क्या गलतियां हमको नहीं करनी है, जो हम पिछली गलतियां कर चुके हैं उनका खमियाजा आज तक भुगत रहे हैं। तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात भी होगी, और नहीं होती है तो ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा। संघर्ष चल रहा है, जनता सड़कों पे है,
और राहुल गांधी एक स्ट्रक्चर तैयार कर चुके हैं संघर्ष का, तो इस संघर्ष में जिसको साथ देना है वो साथ देगा, जिसको नहीं देना है वो अपना अलग झंडा उठाकर अपना घूमेगा राजनीति। इसमें हम कुछ ज्यादा हो तो कह नहीं सकते। जी नहीं, आपसे कुछ ज़्यादा की उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं हम। आपसे विश्लेषण की उम्मीद कर रहे हैं बस। कोई उम्मीद करेगा अभी तो मैं कर भी क्या सकता हूँ राजीव, विश्लेषण ही कर सकता हूँ, इसके आपसे अलावा मैं कर भी विश्लेषण क्या की ही सकता हूँ। उम्मीद कर रहे हैं, आप विश्लेषण मैं कीजिए। किसी के लिए राजीव जी, किसी के लिए जाके चुनाव में कोई वोट दे दो ये उम्मीद भी नहीं कर सकता हूँ। स्वामी जी तो कराते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन मैं तो ये भी नहीं कह सकता किसी को वोट दे दो। नहीं, तो वो स्वामी जी भी विश्लेषण नहीं ही कर करते सकता हूँ, तो वही कर रहा हूँ। हैं। नहीं, यहाँ सबके अपने अपने विश्लेषण हैं, सबकी अपनी बातें हैं, उसी पे हम बात कर रहे हैं। और लेकिन यहाँ स्वामी जी एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे, चूँकि कल बैठक होने जा रही है, इंडिया गठबंधन की बैठक है, एक अहम बैठक है। उससे पहले अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी का मिलना एक नॉर्मल घटना है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने फ़ोन भी किया, ममता बनर्जी से मिलने की इच्छा भी जाहिर की जब ममता बनर्जी हारी तब भी, और उन्होंने कहा था, ममता बनर्जी ने कहा था कि मुझे किन किन के फ़ोन आए, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम भी लिया था। पुरानी दोस्ती है और मुलाकात हुई, अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में कल अरविंद केजरीवाल नहीं है तो वो नहीं आएंगे बैठक में, इसलिए आज जाके मिल लिए। पॉलिटिक्स में 2+2=4 तो होता नहीं है, वहाँ तो कुछ और तिकड़ में चलती हैं, अलग गणित चलता है। 2+2=5 हो जाता है, 6 और 7 या माइनस भी हो जाता है, तो हर तरह की चीज़ें होती हैं यहाँ पर। लेकिन दूसरी बात जो मैं समझना चाहता हूँ आप लोगों के ज़रिए, वो ये कि इंडिया गठबंधन के स्ट्रक्चर पे, और मैं इस बात को भी हमेशा नकारता हूँ कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो हमारे पास भी कुछ नहीं रहना चाहिए। जैसे जब नरेंद्र मोदी से पूछा जाता है कि आपने क्या किया, तो नरेंद्र मोदी बोलेंगे कि कांग्रेस ने क्या किया था। नहीं भाई, आप 12 साल से यहाँ सत्ता पर काबिज हैं, तो आप बताइए ना कि 12 साल में आपने क्या किया। 12 साल पहले की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश अगर आपको आज करनी है तो 12 साल पहले आपको काबिज नहीं होना चाहिए था सत्ता पे। तो उसी ढंग से इंडिया गठबंधन, एनडीए क्या है क्या नहीं है, एनडीए मतलब नरेंद्र मोदी है, ये साफ दिखाई देता है। आज बीजेपी मतलब नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी के साथ एक सबसे अच्छी चीज जो जुड़ी हुई है, उनके साथ जो बिल्कुल बैकबोन की तरह है, वो उनकी सत्ता है। और जब तक सत्ता पर काबिज हैं तब तक सारी चीजें उनके साथ जुड़ी रहेंगी। लेकिन जो सत्ता पर काबिज नहीं है उसको बहुत कुछ देखना होता है, यह आप सब अच्छे से जानते हैं, सारे विश्लेषक आप जानते हैं, हमारे दर्शक साथी जो हैं वो भी जानते हैं कि अगर आप सत्ता पर काबिज नहीं हैं तो बहुत कुछ देखना होगा। इस बीच देखिए, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का ये ट्वीट आ गया है, जिसमें एक हमारी माननीय अध्यक्ष श्रीमती ममता बनर्जी, हमारे माननीय राष्ट्रीय सचिव श्री अभिषेक बनर्जी के साथ मुलाकात की अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली में, और अभिषेक सौहार्दपूर्ण बातचीत के बाद उन्होंने आगे की राह पर विस्तृत चर्चा की, और जल्द भारत की जनता एकजुट हो जाएगी तो 2029 में न्याय, सम्मान और बेहतर भविष्य की, और उनके मार्च को पृथ्वी की, ये हिंदी कुछ गलत हिंदी में ट्रांसलेटेड है, इसका इंग्लिश रहता तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन फिर भी ठीक है ये ट्रांसलेशन, और इसमें यही है कि दोनों की मुलाकात हुई, ये हम लोग लगातार कह भी रहे हैं। चलिए, इसमें कुछ भी नया नहीं है, और वो एक भाषा है, ट्वीट की भाषा है, उसको रहने देते हैं। सवाल पे आता हूँ, और सवाल ये है स्वामी जी कि क्या यहाँ से जो चुनौतियाँ हैं, सबसे बड़ी चुनौती क्या है आज की तारीख में? एक निष्पक्ष चुनाव सबसे बड़ी चुनौती है। अगर देखा जाए तो चुनाव दर चुनाव आप कितने भी प्रोटेस्ट कर लीजिए, धरना प्रदर्शन कर लीजिए, इस्तीफे मांग लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन जब चुनाव ही अगर निष्पक्ष नहीं होंगे, पारदर्शी नहीं होंगे, तो आप अगर सत्ता पर काबिज हैं तो आप काबिज ही रहेंगे। क्या यहाँ से, और ममता बनर्जी भुक्तभोगी हैं, ये ट्वीट आ गया, व्हेन द पीपल ऑफ इंडिया लास्ट में है यूनाइट नो फोर्स ऑन अर्थ कैन स्टॉप देयर मार्च टुवर्ड्स जस्टिस, डिग्निटी एंड बेटर फ्यूचर इन 2029। 2029 की तैयारी, इंडिया की बात, अगर भारत के लोग यूनाइट हो जाएं, एकजुट हो जाएं, तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता। उनको जस्टिस के लिए, न्याय, डिग्निटी के लिए, और बेटर फ्यूचर के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, और इसकी तरफ बढ़ना है, तो भारत की जनता एकजुट हो जाओ, ये पैगाम है।
तृणमूल कांग्रेस का, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। आप लोगों को कुछ और समझ में आ रहा होगा तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन स्वामी जी, क्या यहाँ पर एक निष्पक्ष चुनाव, एक माहौल, एक मुहिम, माहौल नहीं एक मुहिम, ये नहीं होना चाहिए? इंडिया गठबंधन जो कल बैठक करने जा रहा है, ये बैठक पहली बैठक है एक अंतराल के बाद। इस बैठक में पहली के बाद दूसरी बैठक के, जहाँ तक मुझे लगता है एक विश्लेषक, एक पत्रकार होने के नाते, कि ये अगली बैठक जल्दी होगी। हो सकता है महीना भर के अंदर हो जाए अगली बैठक, रूपरेखा तैयार हो, ऑफिस बियरर्स घोषित किए जाएं। अब ये राहुल गांधी पहले से ज़्यादा मजबूत हैं, ये आप तमाम महानुभाव जानते हैं और आप लोग ही इसका विश्लेषण कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। समझना चाहता हूं चुनाव को लेकर, चुनाव दर चुनाव को लेकर क्या यहाँ पर रणनीतियाँ होनी चाहिए। अब ज़रा हम लोग, हमारे जो साथी इंडिया गठबंधन के साथी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनको भी थोड़ी सी हम लोगों के विश्लेषण से थोड़ी मदद तो ज़रूर मिलनी चाहिए। स्वामी जी। देखिए राजीव जी, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं जो आपने कहा कि क्या निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं, होंगे, नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता होंगे। अच्छा देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना यह है, आप कितने गठबंधन करा लें, कितनी मीटिंग कर लें, कितने मिनिमम प्रोग्राम बना लें, असली मुद्दा जो है आज के तारीख में देश की अधिकांश जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त है, बहुत ज़्यादा त्रस्त है। अब तो मैं इतना ज़्यादा गुस्सा देख रहा हूँ, थ्री व्हीलर वालों को ये कहते हुए देख रहा हूँ, इतना ज़्यादा अभद्र भाषा नॉर्मली हमारे समाज में होती नहीं है। अब अभद्र भाषा में लोग उतर आए हैं। आज फिर एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए, सीएनजी के दाम बढ़ा रहे हैं, आमदनी बढ़ नहीं रही है। थ्री व्हीलर वाले कह रहे हैं कि हम दिन में 700-800 रुपए कमाया करते थे, 200 रुपए कमाना मुश्किल हो रहा है, घर में बीमारी है, हम इलाज नहीं करा पा रहे। क्रोध बहुत ज्यादा है और ये बात आपको दिखाई पड़ गई जंतर मंतर में कि एक क्रोध है जिसको लोग प्रसूतित करना चाहते हैं। देखिए, मैं अगर मान लीजिए एडवाइजर होता इंडिया गठबंधन का, तो मैं उनसे ये कहता मुझे इससे कोई मतलब नहीं है आप क्या मीटिंग में करते हैं और क्या ट्वीट करते हैं और ये तृणमूल कांग्रेस क्या ट्वीट करती है। मैं ये चाहता सारे इंडिया गठबंधन के वो नेता जो चाहते हैं कि आज जनता के जो दर्द है उसको निवारण करना है, उसके घाव में फाहा लगाना है, तो पहली मीटिंग में कॉल दीजिए कि हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा ग्राउंड हो, जहां 15-20 लाख लोग आ सकते हो, आप कहिए मीटिंग नहीं करेंगे, अब हम एक ऐसा आंदोलन खड़ा करेंगे जिसमें जो नेता भारतीय जनता पार्टी का और इस प्रकार की मूल्य वृद्धि और इस प्रकार के उत्पीड़न और इस प्रकार के पेपर लीक और इस प्रकार के हर पेपर के इस प्रकार के लीकेज, और सार्थक को मैं आज देख रहा था, राहुल गांधी जो उनकी मीटिंग हुई थी, वास्तविकता में एज ए टीचर, राजीव जी एज ए टीचर मेरा सीना इतना चौड़ा हो गया। 18 साल का बच्चा, मैंने पूरी इसकी वार्ता सुनी, उसकी माँ भी बैठी थी, पिता भी बैठे थे, छोटा भाई भी बैठा था। तो राहुल गांधी जिस प्रकार से उससे प्रश्न पूछ रहे थे, तुम क्या बनना चाहते हो, क्या तुम्हारा सपना है, और जिस प्रकार से वो एक्सप्लेन कर रहा था, मुझे लगा यार हम तो अनपढ़ हैं, हमारे देश की ये युवा पीढ़ी है और इस युवा पीढ़ी के साथ अन्याय हो रहा है, इसके पेपर लीक हो रहे हैं। तो देखिए, मैं तो ये चाहूंगा इंडिया गठबंधन की मीटिंग में डिसाइड हो और ये प्रपोजल हो, हम सबसे बड़े ग्राउंड के अंदर एक विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज केवल कांग्रेस क्यों पिट रही है, आज दीपेंद्र हुड्डा के ऊपर वाटर कैनन क्यों उनकी आंखों में लगाए जा रहे हैं, और यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के 2-3 लोगों के आंखों से खून निकला है क्योंकि पानी की बौछारों ने उनके चेहरे पे चोट लगा दी। अकेला यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई क्यों पिटे? अगर आप लोग विरोधी दल हैं, अगर आप भारतीय जनता पार्टी से आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जो बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी के और आज जनता के विरोध में, भारतीय जनता पार्टी के और जनता के समर्थन में खड़ा हुआ है, वहां आए, अपने समर्थकों को लेके आए और वहां बैठ जाए। हम देखना चाहते हैं अगर 20 लाख लोग हैं, उसमें यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के कितने होंगे, आम आदमी पार्टी के कितने होंगे, तृणमूल कांग्रेस के कितने होंगे, उसमें शिवसेना के कितने लोग होंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब जनता परेशान है, जनता दर्द में है, तो ये ट्वीट में और मीटिंग में और मिनिमम प्रोग्राम से हमें मतलब नहीं है। अब जनता के समर्थन में उतरिए और जनता के दर्द का निवारण कीजिए, और देश के जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के ऋण माफ हो रहे हैं, अरे साहब टोटल हमारा 90-80 लाख करोड़ का हमारा अगर वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट, एक ही आदमी 150 लाख करोड़ का घपला कर देता है। तो ये अगर हमारे देश में होगा, 15-20 हजार करोड़ लेके लोग हमारे देश से भाग जाएंगे,
10-10 साल हो जाएंगे, उनके लोन 14-15 लाख के माफ हो जाएंगे और हमारा गरीब अपने घर का चूल्हा नहीं जला पाएगा। तो मैं इन विपक्षी दलों से कहता हूं, एक कॉल दीजिए, पहली मीटिंग में कॉल दीजिए, सब एक साथ चलिए, केवल एनएसयूआई यूथ कांग्रेस को लोग न पिटें, सबके यूथ वर्कर्स आए और हम देखेंगे, हम जनता देखेगी कौन इस विपक्षी एकता में और जनता के दर्द में उनको आगे बढ़ाने के लिए मुखर हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है, और तब हम डिसाइड करेंगे और तब हम जानना चाहेंगे कौन भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी है, अंदर से उनकी मदद कर रहा है। लेकिन वास्तविकता में जो भी इस गठबंधन के अंदर आएगा और जनता के दर्द को सामने करेगा, वही जनता का हितकारी होगा और वही जनता के हित में बात करेगा। मैं चाहता हूं पहली मीटिंग में एक कॉल हो, दे हैव टू यूनाइट, दे हैव टू कम ऑन स्ट्रीट, नॉट ओनली कांग्रेस बट ऑल अपोजिशन पार्टीज हैव टू फाइट यूनाइटेडली। नहीं लड़ेंगे उनको हम बाहर कर देंगे। जी जी, प्रशांत जी कैसे देखते हैं आप? क्या यहाँ जब चुनाव की बात, गंभीर बात है, 2-3 चीज़ें बहुत गंभीर हैं, मुद्दे जो हैं, महंगाई, बेरोज़गारी, ये तो है ही, जिसके बारे में स्वामी जी बता भी रहे हैं, और एक बड़े से मैदान में आप कीजिए, ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही है। लेकिन अब एक और सामने एक चुनौती और आएगी आने वाले समय में, जिसके लिए तैयारियां चल रही हैं सरकार की तरफ से, वो डिलिमिटेशन की चुनौती है। वो बहुत बड़ी चुनौती होगी, वो एसआईआर से भी बड़ी चुनौती होगी, उसके बाद एसआईआर की भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ है बढ़िया, अपने हिसाब से सारी सीटें आपके जहां जैसे चाहेंगे वैसे आप, जिसकी सरकार वो सत्ता पर काबिज वर्षों तक, 2047 विकसित भारत करके ही जाएंगे अब। लेकिन बात ये है प्रशांत जी कि इंडिया गठबंधन करे तो क्या करे? यहाँ इंडिया गठबंधन से हम ये उम्मीद करें कि कल के बाद इस बैठक से फोर्सफुली वो तमाम बातें निकलेंगी। सड़क पे तो खैर कांग्रेस पार्टी है ही, बाकी दल भी अपने अपने राज्यों में हैं, कमोबेश दिखाई दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम इग्नोर नहीं कर सकते, सब अपने अपनी जगह पे हैं, कोई ज़्यादा है कोई कम है। कांग्रेस चूँकि नेशन वाइड है इसलिए कांग्रेस ज़्यादा दिखती है। प्रशांत जी देखिए, कल पहली बात तो इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टीज को ये बड़ा स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि जो दल बदल करके लोग जाते हैं उनकी वापस एंट्री नहीं होगी। ये बड़ा स्पष्ट संदेश देना चाहिए। इसमें सब पार्टियां भुक्तभोगी हैं, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो कांग्रेस हो, अब तृणमूल कांग्रेस लेटेस्ट है। दूसरी बात जो कल तय होनी चाहिए, सेक्रेटरिएट क्या होगा, कहाँ बैठेंगे, वो भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है। लेकिन दिल्ली में देखिए सभी पार्टियों के कोई ना कोई दफ्तर हैं, कांग्रेस पार्टी कई सारे दफ्तर हैं, दूसरी पार्टियों के दफ्तर है, हर स्टेट कैपिटल में दफ्तर हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। तो लॉजिस्टिक्स की कमी नहीं है इंडिया गठबंधन के पास, ना दिल्ली के लेवल पे, ना स्टेट कैपिटल के लेवल पे, ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब पार्टियों का नेटवर्क है। इनको जो चीज़ें तय करनी है वो ये तय करनी है कि 2029 के लिए हमारा इश्यूज का बैंक क्या होगा, इश्यूज का नैरेटिव हम क्या खड़ा करने जा रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, मीडिया पॉलिसी क्या होगी, सबसे इम्पोर्टेंट बात। क्योंकि आज ही देखिए, आज अखबारों में आप देखिए, कल कुरुक्षेत्र में धरना हुआ, कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ, वाटर कैनन चला वहाँ पे दीपेंद्र हुडा थे और कांग्रेस के वर्कर थे। इस नंबर संख्या में ज़्यादा जंतर मंतर से लोग थे और उसको पुलिस ने रोका भी, और एक जंतर मंतर में धरना हुआ। आज सुबह के अखबारों में आप देख लीजिए, मीडिया कवरेज में देख लीजिए, कुरुक्षेत्र शायद अंदर की पेज पे भी नहीं होगा, और जंतर मंतर का क्योंकि वो सरकार का एजेंडा है, इसलिए मीडिया। तो कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को इस मीडिया के बारे में सोचना चाहिए, बगैर इसके नहीं होगा। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट जो आपने उठाई कि चुनावी इलेक्शन रिफॉर्म्स या चुनावी धांधली, तो राहुल गांधी अकेले आदमी जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, अब इंडिया गठबंधन के लोग उसको एम्पलीफाई नहीं करते थे। अब हुआ कि जब एम्पलीफाई नहीं करते थे वो उन्हीं के ऊपर आ गया। तब इस पे एक यूनानिमिटी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए कि चुनावी धांधली के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ एक आंदोलन इंडिया गठबंधन की सब पार्टियां उठाएं। अब सुप्रीम कोर्ट के सहारे
चुनाव सुधार संभव नहीं है, ये तय हो चुका बात। और सुप्रीम कोर्ट जो है, दूसरा एक मुकदमा जो सुप्रीम कोर्ट के पास है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी शामिल हो जाएंगे उस कमेटी में, अपॉइंटमेंट कमेटी में। मेरा विचार ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी शामिल हो जाएं तो क्या हो जाएगा? तो सरकार के साथ मिलके सरकार कैंडिडेट को सपोर्ट कर देंगे। जुडिशरी का जो हाल है वो हम देख रहे हैं। इसलिए दुनिया के दूसरे संविधानों की स्टडी करनी चाहिए कि वहां पे क्या सिस्टम है। तो चुनाव सुधार का कार्यक्रम है, चुनाव आयोग के ऊपर जवाबदेही तय करने का मामला है, उसको लेकर जनता के बीच जाना चाहिए। इस वक्त हम जून में हैं राजीव, जून में, और आप जानते हैं जो भी अभिभावक हैं वो जानते हैं कि ये जून जुलाई का समय सबसे इम्पोर्टेंट होता है 12वीं के बच्चों के भविष्य के बारे में, कि वो आगे क्या लाइन लेने जा रहे हैं। और ये इस पे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आज आखिरी डेडलाइन है सीबीएसई के वो इवैल्यूएशन के लिए, और वो कितना पोर्टल काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, वो स्टूडेंट्स सोशल मीडिया में बता रहे हैं। बच्चों का भविष्य जो है वो खतरे में है। तो युवाओं का मामला, भविष्य का मामला, किसानों का मामला, जब हम बात कर रहे हैं, अडानी जी को लगभग एफसीआई के 80% से ज़्यादा जो नए गोडाउन बनेंगे अनाज भंडार, वो दे दिए गए अडानी जी को। तो जो अनाज जाएगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में, वो अब अडानी जी के गोदामों से जाएगा। वो साहिलोस सब अडानी जी को वो क्लॉज हटा दिया गया मोनोपोली का, और अडानी जी को ठेके सौंप दिए गए। तो ये सारे मुद्दे हैं, किसानों का मुद्दा, युवाओं का मुद्दा, इकोनॉमी का मुद्दा, विदेश नीति का मुद्दा। ये मुद्दे फाइनल करके जनता के बीच में अब जाना चाहिए। बाकी रोल कोऑर्डिनेशन इंडिया गठबंधन का बढ़िया है। उन्होंने एक टेस्ट केस है अभी हमारे सामने है जो उन्होंने दिखा दिया। सबसे बड़ा मामला पेपर लीक है, किसानों का मामला, फर्टिलाइजर की कमी का मामला है गल्फ की वजह से। तो ये सारे मुद्दे उठाने चाहिए और इस पे मोबिलाइजेशन का प्रोग्राम, ज्वाइंट प्रोग्राम करने चाहिए। जी राजीव जी बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, आपको क्या लगता है, जब मुद्दों की बात आ रही है और उसमें भी इंडिया गठबंधन की कल बैठक होने जा रही है, मुद्दे यहाँ पर पहले से नज़र आते हैं आपको भी कि किन मुद्दों पे बात होनी चाहिए? जी देखिए राजीव जी, मुद्दों को सेलेक्ट करने में हमेशा दिक्कत आती है। बड़ा मुद्दा कौन है, ये सबके अपने अपने विचार से होता है। अब उदाहरण के लिए सरेंडर मोदी, इससे भी बड़ा कोई मुद्दा है क्या? यही 2 टर्म सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन हम कहते हैं कि ये पब्लिक से नहीं जुड़ता है। सीबीएसई में तो बच्चे हैं, नीट में तो पेपर लीक में बच्चे हैं, उससे कनेक्ट होता है तो वो बड़ा मुद्दा है। और सरेंडर मोदी कनेक्ट ही नहीं होता है। तो सरेंडर मोदी क्यों नहीं कनेक्ट होता है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि सरेंडर मोदी में ही सब कुछ है। अगर देश ही बिक गया तो बचा क्या? अगर आप समझिए, डोनाल्ड ट्रंप जो बात ताजा तरीन कह चुके हैं कि हमारी फ्रेंड हैं, भाई हमारे फ्रेंड हैं नरेंद्र मोदी, जो कि हमने रिवर्स कर दिया कि भारत हम पर टैरिफ लगाया करता था, अब उल्टा कर दिया, हम लगाएंगे, उसको नहीं लगाने देंगे। तो ऐसा फ्रेंड हमारे देश में है जो सरेंडर करके बैठा हुआ है। इससे भी बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है क्या? लेकिन इस मुद्दे का ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है कि पब्लिक क्यों नहीं, सीबीएसई में छात्रों का को जो दिक्कत हो रही है, या नीट पेपर घोटाले में जो छात्रों का भविष्य अंधकार में है, इसको हम महसूस कर रहे हैं। अब पूरे देश का भविष्य अंधकार में है, उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो देश का हिस्सा ही तो ये छात्र भी हैं, नौजवान भी हैं, पूरी आबादी भी है। तो इसमें अक्सर रहता है, हमने पहले भी देखा है, जब भी राहुल गांधी ने इस मुद्दे को बड़ा कर, या चुनाव चोरी है, चुनाव चोरी कोई छोटा मुद्दा है क्या? डेमोक्रेसी नाम मात्र की दिखावे की रह गई है। तो
तो चुनाव चोरी पर जब हम बात करने लगते हैं, जब राहुल गांधी बात करने लगते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सबूत ला कर देते हैं, तब लोग कहते हैं कि महंगाई बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, उस पर बात होनी चाहिए, संसद में ये मुद्दा पहले उठना चाहिए, वो मुद्दा पहले उठना, उस पर भी डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन देश की राजनीति को कंट्रोल करने के लिए, एनडीए की समांतर राजनीतिक विकल्प खड़ा करने के लिए ये मौसमी मुद्दे नहीं, ये स्थायी होंगे। ये मौसमी मुद्दे हैं जिसको आप पकड़कर बड़ा मुद्दा बोल रहे हैं। स्थायी मुद्दा तो चुनाव चोरी का मुद्दा है, स्थायी मुद्दा सरेंडर मोदी का मुद्दा है। इन दो मुद्दों के इर्द गिर्द इंडिया गठबंधन को आना पड़ेगा, और नहीं आएंगे तो आप इसी तरीके से अस्थायी मुद्दों को मूल मुद्दा मान करके बहस करते रहेंगे। ये चीज मेरा अपना मानना है, इससे सहमति असहमति हो सकती है। इसके अलावा कुछ सांगठनिक इशू भी हो जाते हैं, बोलना जब इस विषय में हो सकता है थोड़ा जेल नहीं कर रहा हो, लेकिन इंडिया गठबंधन से की बैठक से ठीक पहले भाई अशोक गहलोत जी को अपने ही नेतृत्व की साजिश नजर आ रही है। यही टाइम मिला था क्या गहलोत जी को बोलने का? अपने ही भाई साजिश को नरेंद्र मोदी और बीजेपी तो आके गहलोत जी के खिलाफ कर नहीं रहे थे, तो अपनी ही पार्टी के भीतर वो साजिशकर्ताओं को खोज रहे हैं। भाई भगवान बचाए कि ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष न बना कांग्रेस का। अगर अध्यक्ष बन गया होता तो क्या होता? जो थोड़ी देर पहले मैं नीतीश कुमार जी के लिए बोल रहा था, वो अब मैं अशोक गहलोत जी के लिए कांग्रेस की खातिर बोल रहा हूँ। ईश्वर ने बचाया कि अशोक गहलोत अध्यक्ष नहीं बना। जो अपने ही नेताओं को साजिश करता खोज रहा है, कांग्रेस में कौन साजिश करता है? और इस तरह से खुलेआम ये एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें बीजेपी को उठा के मुद्दा दे रहे हैं। तो यहां पर भी आपको इंडिया गठबंधन को मजबूती दिखानी पड़ेगी, मेरा ये कहने का मतलब, क्योंकि यहां भी अंदर में बैठे हुए गठबंधन की बैठक होने वाली है और एक दिन पहले आपको मुद्दा दिख रहा है, साजिश दिख रही है। तो यहां भी काम करने की जरूरत है। जी 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 जयशंकर जी, जयशंकर जी क्या कहेंगे इस पे? नहीं, मेरा कहना यही, देखिए मुझे लगता है कि कल की बैठक जो होगी इंडिया अलायंस की, तो इसमें तो ज़्यादातर वो हाल के जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसके बारे में कोई समीक्षा टाइप की होगी, और जिस ढंग से जनतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, चुनाव आयोग जो कर रहा है उसके खिलाफ एक कॉमन स्ट्रेटजी बनाने की बात होगी। और देखिए मुद्दों की बात नहीं है, मेरा तो मानना यह है कि पहला काम तो ये होना चाहिए, पता नहीं इस बैठक में होगा या शायद इसके लिए आगे कोई बैठक बुलाई जाएगी, कि एक संगठनात्मक ढांचा तो बनना ही चाहिए, कोई एक समन्वय समिति बननी चाहिए जिसमें सभी घटक दलों के लोगों को लेकर के एक कोई कन्वीनर होगा, कोई अध्यक्ष होगा। मुझे लगता है राहुल गांधी के नेतृत्व में ही होना चाहिए, और होगा भी वो कोई और एक कन्वीनर या कुछ बन सकता है, उसके साथ एक समन्वय समिति बने, और जितने भी इशूज आते हैं आपसी समन्वय और संवाद के जरिए ही तय होने चाहिए। जितने भी राजनीतिक फैसले हैं वो, देखिए सीधी सी बात है कि आज कांग्रेस बहुत बाकियों के मुकाबले मजबूत है। राहुल गांधी लगातार निरंतर इशूज उठाते हैं और उस पर अडिग रहते हैं, उससे विचलित नहीं होते हैं, इधर उधर नहीं भटकते हैं, ये बात सही है। लेकिन मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति में कोई भी राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दलों को हाँकने की स्थिति में नहीं है, साथ लेकर चलने की स्थिति में तो है कि आपस में संवाद करे, बात करे और फैसले करें। मुझे लगता है कि जो फैसला होगा उस पर सब लोग मानेंगे ही मानेंगे। लेकिन कुछ लोगों को लग सकता है कि भाई हमसे राय नहीं ली गई, हमारी भी राय यही थी। लेकिन अगर सबकी राय लेकर के कोई बात हो तो बात समझ में आ सकती है। उसी तरह से अब जैसे मुद्दों की बात हो रही है, तो मैं तो कहूँगा कि आप एक वैकल्पिक राजनीतिक विकल्प देने की बात करिए। वैकल्पिक राजनीतिक नीतियां आपकी क्या होंगी, क्या कार्यक्रम होंगे, मुद्दे क्या होंगे। 2029 के चुनाव से पहले एक पेपर आना चाहिए जिसमें कि भाई मोदी सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल की जो विफलताएं हैं, जो नाकामियां हैं, निकम्मापन है और जुमलेबाजियां हैं, उन सब का जिक्र करते हुए जिस तरह से उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया है, उनकी स्वायत्तता को खत्म किया है, उसको कैसे हम रिस्टेट करेंगे, ये भरोसा इंडिया को देना चाहिए, लोगों के बीच में जाकर के बताना चाहिए। और सिर्फ एक मैदान पे क्यों हो, मैं तो कह रहा हूँ, मैं बार बार पहले भी कहता रहा हूँ मैं कि भाई इंडिया अलायंस के जितने बड़े नेता हैं, जितने मुख्यमंत्री हैं,
वो सभी राज्यों की राजधानियों से शुरुआत करिए आप। सभी राज्यों की राजधानियों में जो बड़े मैदान हैं वहां जाकर के अपना आप बताइए कि हमारा ये एजेंडा है। ये इन्होंने देश को पूरी तरह से गारत में डाल दिया है, अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है, समाज व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया है। बेरोजगारी और महंगाई चरम पे पहुंच गई है। बेरोजगारी और महंगाई अस्थायी मुद्दे नहीं हैं, ये चिरकालिक मुद्दे हैं, हर समय मौजूद ही रहते हैं। सरकारें उसमें कुछ इजाफा करती हैं, कभी कभी कुछ कमी करती हैं। लेकिन क्या वजह है कि भाई ईरान और अमेरिका का युद्ध, अमेरिका ने जो युद्ध थेपा है, इजराइल ने जो युद्ध थोपा है ईरान पर या लेबनान पर, उससे पहले भी तो पेट्रोल आप 94 रुपए में बेच रहे थे दिल्ली में, उसके पहले भी तो 100 रुपए बेच रहे थे। तो उस समय तो कोई युद्ध नहीं था, उस समय तो पेट्रोल आने जाने में कोई दिक्कत नहीं थी और कच्चे तेल के दाम तो तब बहुत कम थे। 2014 के मुकाबले, 2013 के मुकाबले तो बहुत कम थे, लेकिन फिर भी आप इतना बेच रहे थे। फिर भी एलपीजी 850-900 में ही बिकता था। तो ये सारी चीजें हैं, इनको आपको ये लेकर के ये बताना पड़ेगा कि हाँ, हम आएंगे तो हम ये करेंगे। लोगों को भरोसा दिलाना होगा। ठीक है, तो आक्रोश है, उसको उसकी अभिव्यक्ति का मंच तो बनना ही चाहिए विपक्ष के गठबंधन को, इंडिया अलायंस को, लेकिन एक भविष्य का खाका, एक रूपरेखा एक बताना पड़ेगा। हमारा पॉलिटिकल एजेंडा, वैकल्पिक राजनीतिक एजेंडा क्या है, ये सामने रहे। जहां तक संगठनात्मक ढांचे की बात है, देखिए एनडीए का भी आज क्या है, एनडीए के बारे में भी किसी को पता ही नहीं है कि उसकी कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी है कि नहीं है, कोई बैठक होती भी है कि नहीं होती है। लेकिन चूंकि उनके साथ सत्ता है, तो सत्ता अपने आप में ही सबसे बड़ा संगठन हो जाता है, तो वो लोग अपने आपस कर लेते हैं। लेकिन विपक्ष के पास अभी वो स्थिति नहीं है। अब जैसे छोटी सी बात यह है कि झारखंड में राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, वहाँ कांग्रेस ने भी उम्मीदवार दे दिया और जेएमएम ने भी दे दिया और एक तरफ टकराव की स्थिति आ गई। अगर इंडिया अलायंस जैसा कुछ होता है आपस में, जहाँ दो पार्टी मिलके भी सरकार चला रही है, वहां पर भी कोई एक समन्वय होता, कोई आपसी संवाद होता, आपस में मिल करके तय कर लेते, बात कर लेते, तो सारी नौबत नहीं आती। अब जेएमएम के लोगों को भी ये भी शिकायत रहती है कि साहब हम भी मांग रहे थे आसाम में या बंगाल में, तो हमको पूछा ही नहीं, हमको कोई घास नहीं डाली गई, हमारी भी वहाँ पे हमारे आदिवासियों की है वहाँ, या कुछ हमको भी होना चाहिए था। तो ये आपस में अगर बातचीत करके समझा दिया जाए कि नहीं भाई, वहाँ चूंकि कांग्रेस ही मुख्य लड़ाई में है, उसको ही मजबूत करना चाहिए, फिर आप जहाँ होगा हम लोग आपस में देख लेंगे। तो अगर इस तरह की कोई बात हो जाए, सीधे सीधे खारिज कर देना या सीधे सीधे उससे कोई महत्व ही नहीं देना, महत्वहीन बता देना, तो ये थोड़ा सा नुकसानदेह हो जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में था, जिस तरह से कांग्रेस के उस समय के नेताओं ने कह दिया था, अरे भाई समाजवादी पार्टी यहाँ है क्या चाहिए उसको, क्यों देंगे उसको, या हरियाणा में इसी तरह से कुछ बातें कह दी गई थी। तो ये बातें जो आप पब्लिक में कहते हैं, वो बातें आप आपस में बैठ करके बात करके कर सकते हैं कि भाई जहां हम मुख्य लड़ाई में हैं हम ही लड़ सकते हैं, वहां हमारा साथ दीजिए, जहां आप हैं वहां हम आपका साथ देंगे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है कि इसी तरह की छोटी छोटी बातें जो है, दूसरी तरफ यह है कि देखिए कसमसाहट तो एनडीए में हो रही है जरूर, कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू की चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के यहाँ, नीतीश कुमार की हालत इतनी खराब हो गई है, शारीरिक मानसिक रूप से तो कमजोर थे ही, और सैद्धांतिक रूप से भी विचलन उनका रहा, फिसलन उनका रहा है। तो लेकिन उनके यहाँ है, कसमसाहट है कि अगर इसी तरह चलेगा तो बीजेपी अब अगला नंबर हम ही को खाने वाली है। अब जिस तरह ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस खत्म हुई, जनता दल यू का नंबर भी आने ही वाला है। तो हो सकता है इसके बचाव में कोई ना कोई उनके यहाँ भी उधेड़-बुन चल रही होगी। इसको देखते हुए इंडिया अलायंस को अपनी भविष्य की राजनीति तय करनी चाहिए। मुझे लगता है कि साथ ऐसा ही हो। कल की बैठक में देखिए क्या निकलता है, ये देखने वाली बात होगी। जी प्रफुल्ल जी, जल्दी से एक छोटा सा कमेंट, ममता बनर्जी के ऊपर कितना प्रेशर है, और खासकर चूंकि आप पश्चिम बंगाल में हैं, और इंडिया गठबंधन में क्या वो रिफ्लेक्ट होते हुए हम देखेंगे? देखिए, ममता बनर्जी पर तो यहाँ पर काफी प्रेशर है, और राजनीतिक प्रेशर से अधिक प्रशासनिक प्रेशर है, और जाहिर है कि उसके अपने कारण है। उन तमाम विशेष परिस्थितियों में भी जाने का वक्त भी नहीं है कि क्यों ऐसा है। लेकिन मैं इंडिया गठबंधन से कल की मीटिंग से देश क्या उम्मीद करता है या मुझे क्या उम्मीद है, मैं ये बताता हूँ। हम लोगों ने कॉमन में न्यूनतम साझा कार्यक्रम की बात की,
कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात की। इसके पहले मुझे लगता है कि एक स्टीयरिंग कमेटी बन जानी चाहिए इनों की कल, या उसका कम से कम रूपरेखा आना चाहिए कि स्टीयरिंग कमेटी ही तो मिनिमम प्रोग्राम बनाएगी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। स्टीयरिंग कमेटी बन जानी चाहिए। और यूपीए के दौर में जो एडवाइजरी काउंसिल की भूमिका थी उसको याद करना चाहिए और वो फार्मूला विकसित करना चाहिए जो एपॉलिटिकल लोगों की हो और जो मीडिया पॉलिसी और तमाम तरह की चीजों पर उनको राय दे सके। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, चूंकि समय नहीं है, कि एनडीए गठबंधन में यह देखना चाहिए कि जो अवरोध होता है कि जो किसी भी राज्य में अगर चुनाव होते हैं तो राज्य के लिए भी हो, तो जो मुख्य पार्टी है वो 60% वो छोड़कर बना 40% वो अन्य पार्टियों के लिए छोड़ दे। उसमें अन्य पार्टी अगर उसमें अपने उम्मीदवार में उनको लगता है कि दे सकते हैं तो दें, और नहीं तो फिर वहां पर रिक्लेम कर दे। तो कुछ इस तरह का सिस्टम करना चाहिए जैसे कि हमारे ब्यूरोक्रेसी में 60-40 का किया जाता है, कौन कैडर नॉन कैडर का। तो ये एक मैकेनिज्म लॉन्ग टर्म में डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि अभी ये गठबंधन की राजनीति लंबे समय तक अगर चलेगी तो ये होगा। मैं कल की मीटिंग में ये चाहता हूं कि स्टीयरिंग कमेटी की रूपरेखा जरूर कल विकसित हो जानी चाहिए, उस संबंध में कोई बात आनी चाहिए। जी 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 अमलेंदु जी जल्दी से, अमलेंदु जी 1 मिनट जल्दी से क्लोज कीजिए। जी राजीव जी, अब कल कुछ होना चाहिए और यही होना चाहिए कि आगे आपकी रणनीति अब क्या होगी और कैसे। अब अगर राजीव जी 2029 में भी चुनाव है तो भी अब समय ज्यादा नहीं बचा है, क्योंकि मोदी जी तो 24 घंटे जो है वो चुनाव ही लड़ते हैं। तो अगर मोदी 24 घंटे चुनाव लड़ते हैं तो आप लोग 10 घंटा लड़ लीजिए दिन में चुनाव, तो इतना तो कर लीजिए। फिर 10 घंटा का चुनाव लड़ना तो मिलजुल कर चुनाव लड़ने की तैयारियां शुरू कर दी। मुझे लगता है कि चुनाव की ही तैयारियों के लिए बात होनी चाहिए। अब वो चाहे स्टीयरिंग कमेटी हो, चाहे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात हो, जो भी हो कुछ तय हो और आगे के लिए भी ये चीजें सॉर्ट आउट हो कि अगर कोई आपसी कोई संघर्ष होता है किसी तरीके का तो उसका क्राइसिस मैनेजमेंट किस तरीके से होगा, इसको राजीव जी ध्यान से देखना पड़ेगा। बाकी जहां तक है कि मीडिया के लिए भी ये तय करना पड़ेगा, जैसे पहले हुआ सब कांग्रेस ने घोषणा कर दी कि हम नहीं जाएंगे कुछ चैनलों पे, कुछ एंकरों के यहाँ, मालूम पड़ा कि दूसरे लोग वहां जा रहे हैं और वो घोषणा हो गई थी इंडिया गठबंधन की तरफ से। तो इस तरह की घोषणा भी नहीं होगा, कोई घोषणा हो इंडिया गठबंधन की तरफ से तो सब उसका पालन करें। तो ये भी एक आम सहमति बननी चाहिए। दूसरी बात राजीव जी, अब केजरीवाल जी जा रहे हैं ममता जी से मिलने के लिए, उधर अखिलेश जी किसी से मिलते हैं, कोई किसी से मिलता है, तो मिलना मिलाना तो चलता रहेगा। लेकिन अगर केजरीवाल जी को फिर से लिया जा रहा है तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने केजरीवाल जी के जाने के बाद कहा था कि वो यहाँ की सूचनाएं वहां देने के लिए आए थे। तो अगर ऐसा था तो फिर इसको ध्यान रखा जाए, बस तो यही कहना था राजीव जी, और कुछ नहीं। जी अब पता नहीं फिर से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, और पॉलिटिक्स में सब कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। इसीलिए ये तो जहाँ जिसको फ़ायदा होता है, और ख़ासकर आया राम गया राम इसीलिए तो बना था। लेकिन चलिए, हम आया राम गया राम भी अभी भी देख रहे हैं अलग अलग राजनीतिक दलों में अलग अलग समय पे, और आने वाले समय में भी देखेंगे। इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी, बहुत शुक्रिया जयशंकर जी, प्रशांत जी, प्रफुल्ल जी और प्रेम कुमार जी साथ में जुड़े थे, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सुनील बैराले जी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ लिख रहे हैं सुनील बैराले की सही मानो तो मोदी जी ने इस्तीफा देना चाहिए। शुभरात्रि आपको भी। दानापुर पटना बिहार से पंकज जी जुड़े हुए हैं, देवेंद्र चटर्जी जी हमारे साथ हैं, गुड नाइट आपको भी।